Good morning, participants. So we'll start the session now. So this is Miraj Vora here, and I work with IDBI in the research team. And with me today, I have Kshitija also, who is there in the research team since last 5 years. I've been in this equity market since more than 12 to 14 years, and I've been tracking overall markets for a very long time. And even Kshitija has been tracking for 5 years. So we would be helping you all to navigate थ्रू दिस वॉलेटाइल मार्केट। सो आज का जो सेशन है हम वो हिंदी में करेंगे और हम लोग ओवरऑल आपको ये बताएंगे कि इस मार्केट से कैसे जो वॉलेटाइल मार्केट है उसमें किस तरीके से हम लोग ओवरऑल अपनी पोजीशंस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और आने वाले समय में हमें कैसे ये ओवरऑल करेक्टिव सिनेरियो से अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड भी करना है और साथ साथ में इसको ओवरऑल हमें लॉसेस से बचाना भी है और कौन से स्टॉक्स ऐसे होंगे कि जिसमें हम निवेश कर सकते हैं एक एसआईपी के माध्यम से ओवरऑल, ताकि कि आगे जाने वाले समय में इस गिरावट का हम फायदा उठा सके। सो अब हम पहले शुरुआत करेंगे उन 25 स्टॉक से जो हमें लगता है कि ओवरऑल एसआईपी के माध्यम से हमें यहाँ पे आगे बढ़ना चाहिए। तो क्षितिजा, कैन यू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये स्टॉक्स है, हालांकि जब अभी हम मौजूदा स्तरों पे यदि हम बाजारों को देखते हैं तो बाजारों में एक काफी लंबी उतार चढ़ाव का दौर देखा गया है। 18,600 का हमने प्रीवियसली हाई मारा था नवंबर में। उसके बाद हम देखोगे तो लगातार बाजारों में एक लोअर हाईज मारते रहे हैं और गिरावट देखी गई है। और यदि हम देखें तो सभी विश्व में सभी जो रिजर्व बैंक्स हैं उन्होंने अपनी ब्याज दरें बढ़ाई है। तो उसके चलते हुए भी हमें देखने को लगता है कि ये ओवरऑल ब्याज दर आगे भी जाते हुए बढ़ती जाएगी। यदि आप मौजूदा में अगर फेड की बात करें तो उन्होंने 75 बेसिस पॉइंट से अपनी ब्याज दरें बढ़ाई थी और आने वाले समय में भी वो एक 75 बेसिस से और 50 बेसिस से अपनी ब्याज दरें बढ़ा सकता है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो जब ब्याज दरें बढ़ती है तो सबसे अधिक फायदा बैंकों को होता है। और यदि आप लास्ट 2 सालों को देखें तो 2 सालों में बैंकों ने अपनी जो बैलेंस शीट है उसको काफी अच्छी तरीके से ट्रिम किया हुआ है। काफी एनपीएस जो है वो बैंक ने ओवरऑल कम किए हुए हैं। तो इसका एक फायदा सीधा सीधा बैंकिंग स्टॉक्स को मिलता हुआ दिखेगा। हालांकि मौजूदा करेक्शन में हमने देखा है कि बैंक्स भी अच्छे खासे करेक्ट होते हुए दिखे हैं। तो ये एक अच्छा समय होगा हैवी वेट बैंक्स जैसे कि एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, स्टेट बैंक है, इन हैवीवेट बैंक्स में एक एसआईपी स्टार्ट करने का। यदि आप आने वाले 6 महीने 6 से 7 महीने इसमें एक अच्छी खासी एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो हमें लगता है कि अच्छे स्तरों पर इस बैंक्स को एक्यूमुलेट किया जा सकता है। और यदि छोटे बैंक्स की बात करें तो छोटे बैंक्स में एक ही बैंक है जो हमने इस लिस्ट में रखा है, वो है कैनरा बैंक। ये बैंक है जो लगातार अच्छा खासा ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ देखा गया है, इसमें रेवेन्यू ग्रोथ देखी गई है, सेल्स यानी। और यदि आप देखोगे तो एनपीए से इनके लगातार कम होते हुए दिख रहे, कैनरा बैंक के भी। बाकी बैंकों के भी एनपीए लगातार कम होते हुए दिख रहे। पर एक पीएसयू बैंक होने के बावजूद भी पिछले 7 से 8 सालों में यदि आप देखोगे तो एम्प्लॉय कॉस्ट जो इनका है वो इन्होंने एक अच्छा खासा 17-18% पे मेंटेन करके रखा है, जिसका ओवरऑल फायदा उनको बॉटम लाइन पे आता हुआ दिख रहा है। तो ये 4 बैंक्स है जो हमें लगता है कि इस तरीके के जो उतार चढ़ाव के बाजार हो या तो एक बेयर फेज हो, क्योंकि हमें ये भी पता है कि पिछले 2-2.5 साल में जो भी निवेशक जुड़े हैं उन्होंने इस बेयर फेज को कभी देखा नहीं है। और पिछले 2-2.5 साल से तो हम एक अच्छी लगातार तेजी देख रहे हैं। इसके अलावा भी यदि आप देखोगे तो आखिरी करेक्शन जो एक लंबा चौड़ा करेक्शन आया था वो 2008 में आया था। तो ये देते हैं कि भाई 2008 से लेकर अभी तक 14 साल में हमें करेक्टिव मार्केट नहीं देखने मिली है। और यदि वो करेक्टिव मार्केट अब शुरू होती है जिसका आसार लगता है, क्योंकि काफी समय से हम ये कह रहे हैं कि यदि इस साल का लो जो कि 15,600 के आसपास था और उसके बाद 15,500 जो एक अच्छा खासा मंथली चैनल सपोर्ट था, ये अगर मार्केट तोड़ता है तो करेक्शन काफी लंबा हो सकता है। और फ्राइडे के ट्रेड में हमने देखा कि दोनों ही स्तरों को बाजार तोड़ता हुआ दिखा था और बंद भी उसके नीचे दिया था। तो करेक्शन यदि शुरू होता है तो ऐसा नहीं है कि ये एक छोटा करेक्शन रहेगा जो पिछले हमने देखा था पहले, पर ये काफी लंबा करेक्शन हो सकता है। और निचले स्तरों पर यदि आप देखोगे तो निचले स्तरों पर देखोगे तो यदि आप
इस बाजार में जो बॉटम है वो कहीं पे भी बन सकता है, 12,000, 11,000, 10,000, वो कहना भी मुश्किल है। पर हाँ, इतना कह सकते हैं कि जो करेक्शन का फॉल होगा या करेक्शन का क्वांटम होगा वो इतना बड़ा हो सकता है। यानी कि 15,300 के आसपास से अभी 12,000 या 11,000 तक भी, या कि 10,000 तक भी मार्केट नीचे आ सकता है। तो इसमें एक ओवरऑल यदि आप देखोगे तो पिछले 6-8 महीनों से एक पॉजिटिव सेक्टर की तरफ से उभरता हुआ दिख रहा है, जो आत्मनिर्भर भारत की ओर से सबसे अधिक बल देता हुआ दिख रहा है, वो है डिफेंस का सेक्टर। और इसमें दो स्टॉक्स के समावेश हमने किया है, एचएएल और मजगांव डॉक। यदि आप देखोगे कल जब पूरा बाजार ऑल टाइम लो हिट कर रहा था, एचएएल अपना ऑल टाइम हाई हिट कर रहा था। तो इस तरीके की स्ट्रेंथ है इस स्टॉक में। ओवरऑल यदि आप ऑर्डर बुक देखोगे एचएएल का, तो आने वाले 5 सालों में जितने भी एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर एचएएल मैन्युफैक्चर करेगा, उससे अधिक की रिक्वायरमेंट इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी को है। तो इस तरीके से एक अच्छा खासा एक ऑर्डर बुक और विजिबिलिटी एचएएल को मिलती है। सभी डिफेंस कंपनीज ने जो इस साल के नतीजे घोषित किए थे, उसमें रिकॉर्ड टर्नओवर्स किए थे, और उन्होंने ये भी कहा था कि आने वाले 2 से 3 साल में ये हमारे टर्नओवर्स बढ़ते रहेंगे, क्योंकि उनको लगातार ऑर्डर्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स बाहरी देशों से और भारत की तीनों सेना से मिलते आ रही है। तो मजगांव डॉक भी यदि आप देखोगे तो नेवी को हाल ही में उन्होंने 6 सबमरीन्स की थी 75, प्रोजेक्ट 75 के तहत। और उसके अलावा प्रोजेक्ट 75 आई के तहत उन्होंने और अतिरिक्त सबमरीन्स देने का ओवरऑल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला हुआ है। तो और दूसरी भी तरीके से वो डॉक्स पे अपनी शिप्स को या सबमरीन्स को मैनेज करने के कामों में भी काफी माहिर है। तो ये दोनों स्टॉक्स है जो अपने अपने क्षेत्रों में लीडर्स है। अगर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो एचएएल सबसे आगे है। और यदि आप देखोगे तो सिविल एयरक्राफ्ट का भी लाइसेंस एचएएल को मिल चुका है। तो अब उस क्षेत्र में भी ये वेंचर करेगा, तो ये एक अतिरिक्त रेवेन्यू होगी एचएएल के लिए। अगर शिप बिल्डिंग में देखोगे तो मजगांव डॉक सबसे आगे चलते हैं। तो डिफेंस के क्षेत्र में हमें लगता है ये दो स्टॉक्स है जिसमें एसआईपी करनी चाहिए। यदि आप कोविड पेंडेमिक में देखें तो कोविड पेंडेमिक ने ये एक चीज तो हमें सिखा दी है कि लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस का या ओवरऑल इंश्योरेंस का महत्व कितना अधिक है। और कोविड के चलते हुए जो इंश्योरेंस कंपनीज थी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, उनको क्लेम के द्वारा एक बहुत मोटी राशि चुकानी पड़ी थी, जिसके चलते हुए हमने देखा था कि सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के जो स्टॉक थे उसमें अच्छी खासी गिरावट देखी गई थी। पर अब पिछले 2 से 3 महीनों से देखोगे तो कोविड ना के बराबर होता हुआ दिख रहा है, और क्लेम्स भी इतने कोविड के नहीं आ रहे हैं, और चीजें नॉर्मलाइज होती हुई दिख रही है। और लाइफ इंश्योरेंस के स्टॉक्स भी है वो काफी अच्छी खासी करेक्शन देखने के बाद अब स्टेबलाइज होते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ से इन दो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को हम ले सकते हैं। यदि आप देखोगे तो कोविड के समय में भी जब इतने क्लेम्स भी चुकाए थे, तब भी एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ, ये दोनों ही 15% से अधिक से ग्रो करते हुए दिख रहे हैं। और यदि कोई कंपनी 15% के केगर से ग्रो करती है प्रॉफिट्स में और रेवेन्यूज में, तो वो 5 साल में अपने प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज को डबल करती हुई दिख रही है। और जिस तरीके से करंटली पेनिट्रेशन है भारत के बाजार में लाइफ इंश्योरेंस का, वो काफी कम है, और अवेयरनेस अब जाके काफी एक तेजी से बढ़ रही है। एक इंश्योरेंस की अवेयरनेस को कोविड के चलते हुए एक बूस्टर शॉट मिल चुका है, तो जिसके चलते हुए हमें लगता है इन दो स्टॉक्स में भी अगर लंबी अवधि के लिए किसी को निवेश करना हो, तो ये एक अच्छा समय है एसआईपी स्टार्ट करने का। आईटी हमें सबको पता है कि जो ओवरऑल वर्क फ्रॉम होम और क्लाउड का माइग्रेशन जो हुआ है, इसके चलते हुए एक अच्छा खासा बेनिफिट आता हुआ दिख रहा है। और कुछ समय पहले ही हमने देखा था कि क्लाउड की जो रेवेन्यू है ओवरऑल, वो इन्फोसिस जैसी कंपनियों में जो पहले 5 से 7% रहती थी, अब 10-12% उनको क्लाउड से आता हुआ दिख रहा है। सिमिलरली एलटीआई और जिंसर टेक को भी एक अच्छा खासा फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। यदि आप माइंट्री और एलटीआई के मर्जर के बाद देखोगे तो ये दो छोटी छोटी कंपनियां यानी मीडियम साइज कंपनियां एक बड़ी जायंट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये भी उनको फायदा मिलता हुआ दिखेगा। तो हमें लगता है आईटी में इन्फोसिस, एलटीआई और जेंसर टेक को इंक्लूड करना चाहिए। इसके बाद क्लीन साइंस है जो एक फार्मा बेस्ड में कंपनी है, जो भी ओवरऑल एक अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ कर रही है। आने वाले समय में अच्छी खासी पेटेंट्स है इन लोग के पास, तो इनका फायदा भी क्लीन साइंस को मिलता हुआ दिखेगा। पेंट के क्षेत्र में यदि मैं देखूं तो कोविड के समय में भी ओवरऑल जो पेंट के स्टॉक्स थे उसमें गिरावट नहीं देखी गई थी उनकी सेल्स में। एशियन पेंट्स ने तभी भी एक अच्छी खासी ग्रोथ देखी थी। हाँ, तब ये था कि काफी लोग घर से काम कर रहे थे, तो ओवरऑल अपने घर को वापस रीपेंट करवा रहे थे। उसके बाद अब ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा है। तो इसके चलते हुए भी हमें लगता है कि एशियन पेंट्स में भी एक अच्छी खासी करेक्टिव
हम लोग ने करेक्टिव प्राइस करेक्टिव हम लोग ने ऑलरेडी देखी है, तो उसके चलते हुए भी हमें लगता है कि वहां से इसमें निवेश कर सकते हैं। अब जेंसर टेक यदि आप देखोगे जो कि ओवरऑल आईटी के क्षेत्र में है, तो जेंसर टेक भी एक अच्छी खासी कंपनी है जिसमें ओवरऑल ये टेक्नोलॉजीज है ओवरऑल छोटे छोटे ड्रोन्स या यूएवीज और वो सब भी बनाने की, तो इसके चलते हुए भी उसको फायदा मिलता है। और इसके अलावा भी यदि आप देखोगे तो जेंसर टेक में एक यदि आप इसकी बात करें कि ओवरऑल जो रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें, तो रेवेन्यू ग्रोथ भी जेंसर टेक्नोलॉजी में काफी अच्छा खासा आता हुआ दिख रहा है। तो ये सब चीजें हैं कि आईटी में हमें लगता है कि जेंसर टेक को भी एक ये देना चाहिए ओवरऑल बेनिफिट, कि ओवरऑल देखोगे तो वो डिजिटल सॉल्यूशंस में भी एक लीडर है, और मैनेजमेंट सर्विसेज या इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट कंपनीज को कन्वर्ट करना फ्रॉम ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी टू डिजिटल टेक्नोलॉजीज, इसके अंदर भी इसने महारत हासिल की हुई है। और ये ओवरऑल ग्लोबली बिजनेसेस करता है। 84% यदि आप देखोगे जेंसर टेक की रेवेन्यू जो है एप्लीकेशन मैनेजमेंट सर्विसेज से आती है, यानी कि ओवरऑल ये एक अच्छा खासा विकल्प है इन्वेस्ट करने के लिए। इसके अलावा देखोगे तो कोविड के बाद अभी एक whatever participants, if you have queries, please keep with you. So once we'll conclude the session, we'll take them. So in between answering them would actually, kill the entire flow. So I'll request all of you to keep the questions with you. We'll have a good a long question and answer session. तो सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि जो अपने क्वेरीज है वो एक बार लिख के रख लीजिए। ओवरऑल प्रेजेंटेशन के अंत में हम एक अच्छा खासा Q&A सेशन करेंगे जहां पे सभी क्वेरीज को मैं आंसर करूंगा। यदि इंडियन होटल आप देखोगे तो कोविड के बाद ओवरऑल जो एक अच्छी खासी हमने होटल बिजनेस में पिकअप देखा हुआ है। आज के समय में हालत ऐसे है कि जो रूम रेट्स पहले 5-7 हजार या 8 हजार रहते थे प्री कोविड, वो भी अब 10-12 हजार हो चुके हैं। और यदि आप ताज की ओवरऑल देखोगे तो इंडियन होटल्स ने कहा है कि आने वाले 2 साल में जो कि अभी 235 या 240 होटल्स है उनकी, उनको वो 300 होटल्स तक लेके जाएंगे। अभी भी फिलहाल देखोगे उन्होंने तो कतरा में एक बड़ी वैष्णो देवी के उधर एक बड़ी होटल खोली हुई है ताज की, जो कि ओवरऑल कतरा में सबसे बड़ी है। और काफी सारे सेक्टर्स में जो वो होटल खोल रही है। जो साइमन जो ओवरऑल होटल खोली है उन्होंने, वो होटल भी यदि आप देखोगे तो इंडियन होटल्स में जो उन्होंने ओवरऑल कतरा में भी जो होटल खोली है वो सबसे बड़ी है कतरा में। और ओवरऑल यदि आप देखोगे तो इंडियन होटल एक असेट लाइट मॉडल पे शुरू कर रहा है। जो डेट है काफी कम है इस कंपनी के ऊपर, ऑलमोस्ट डेट फ्री जैसे हो चुकी है। जो नए भी पार्टनरशिप्स में कर रही है वो एक असेट लाइट मॉडल के हिसाब से कर रही है। Most of the participants, can you hear my voice? I guess most of them can hear currently. Okay, I continue. तो इसके अलावा यदि आप देखोगे तो जो डिविडेंड यील्ड के लिहाज से हम लोग ने ये दो स्टॉक्स लिए हुए हैं, जो कि नैम इंडिया और एनएमडीसी है। नैम इंडिया में यदि आप देखोगे 6 से 7% डिविडेंड यील्ड है, और एक कांस्टेंट एयूएम ग्रोथ मिलता हुआ दिख रहा है। ये लीडर है ईटीएफ बिजनेसेस में। और करंट मार्केट सिनेरियोज में ईटीएफ यदि आप देखोगे तो वो एक सबसे अच्छा विकल्प है आपको इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत करने के लिए। ईटीएफ में आप रेगुलरली इन्वेस्ट कर सकते हो। जितने भी आप निफ्टी बीज या गोल्ड बीज ये सब देखते हो तो ये सब नेम इंडिया के थ्रू आते हैं, जो कि निपॉन एसेट मैनेजमेंट है। तो ये लीडर है ईटीएफ्स में, और एक अच्छी खासी डिविडेंड यील्ड भी देता है और एक लो बीटा स्टॉक है। तो सेफ्टी के लिहाज से नैम इंडिया देख सकते हैं। इसके अलावा डिविडेंड यील्ड की सेफ्टी के हिसाब से एनएमडीसी भी देख सकते हो। लंबी अवधि में अभी भी मेटल्स और माइनिंग्स के स्टॉक्स में ओवरऑल जो तेजी है वो बरकरार रहेगी। और करीबन 10 से 11% की डिविडेंड यील्ड आती हुई दिख रही है एनएमडीसी में। और कंपनी में ओवरऑल एक कॉर्पोरेट एक्शन भी है, वो जो एनएमडीसी स्टील का बिजनेस है वो स्प्लिट करने वाली है, तो आने वाले समय में उसका भी फायदा मिलता हुआ दिखेगा। हर एक एनएमडीसी के शेयर पे एक एनएमडीसी स्टील का शेयर फ्री मिलेगा।
मतलब ओवरऑल एक शेयर मिलेगा एक शेयर होल्डर को। तो ये भी कॉर्पोरेट एक्शन भी इसको बेनिफिट देता हुआ दिखेगा आने वाले समय में। पावर में यदि आप देखोगे तो जो थर्मल पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप देखोगे तो एनटीपीसी लीडर है। और जो आज के मौजूदा समय में स्थितियां हुई है पावर की, उसके चलते हुए एक अच्छा खासा फायदा एनटीपीसी को मिल रहा है। और टाटा पावर को यदि आप देखोगे तो सोलर के क्षेत्र में एक काफी अच्छा खासा काम कर रहा है टाटा पावर। आने वाले समय में सोलर पावर और ईवीज के एक अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करता हुआ दिख रहा है। तो ये दो हमें लगता है कि पावर के क्षेत्र में एक अच्छे खासे बढ़त की ओर बढ़ सकते हैं। अब बात है केमिकल सेक्टर में। यदि आप चाइना 1+ पॉलिसी देखें जो कोविड के बाद आती हुई दिखी है, उसका फायदा सभी केमिकल स्टॉक्स को मिलता हुआ दिख रहा है और खास करके स्पेशलिटी केमिकल्स को भी मिलता हुआ दिख रहा है। यदि इसमें टाटा केमिकल्स को यदि आप देखोगे तो टाटा केमिकल्स एक ऐसा प्लेयर है कि जो एक वेल प्लेस्ड प्लेयर है कि इसको स्पेशलिटी केमिकल्स में ओवरऑल ये मैन्युफैक्चर भी करता है खुद से, और ओवरऑल बाकी सब जगह सप्लाई भी करता है। तो जैसे ही टाटा केमिकल्स जो है वो एक ओवरऑल स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरर की वजह से ओवरऑल उनको एक अच्छा खासा फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। और जो बेसिकली थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सोडा ऐश का, और इंडिया में लीडिंग आयोडाइज्ड सॉल्ट प्रोड्यूस करने में टाटा केमिकल्स आता है। और सोडा ऐश सिंथेटिक तरीके से ये प्रोड्यूस करता है। और ओवरऑल यदि आप देखोगे तो चाइना 1 पॉलिसी के तहत जो सोडा ऐश और कॉस्टिक सोडा है उसी में सबसे ज्यादा हमें देखी गई कि शॉर्टेज देखी गई है ओवरऑल। तो इसका एक अच्छी तरीके से प्लेस्ड दिखता है टाटा केमिकल्स। ऑटो की बात करें तो ऑटो में एक लल आया हुआ था कोविड के बाद, और उसके बाद हम देखोगे तो अब जाके पिकअप आता हुआ दिख रहा है। मॉनसून भी इस बार आईएमडी ने कहा है कि एक अच्छा खासा मतलब नॉर्मल मॉनसून रहेगा। और एग्रीकल्चर के इन्फ्लेशन के चलते हुए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के दाम जो है काफी ऊपर चलते हुए दिख रहे हैं। तो इसके चलते हुए हमें लगता है कि ट्रैक्टर की बिक्री काफी भारी मात्रा में हो सकती है। तो एमएनएम जो है वो एक इस तरीके से प्लेस प्लेयर है कि जिसको ट्रैक्टर की रिकवरी में भी फायदा आता हुआ दिखेगा। और अगर ओवरऑल ऑटो सेक्टर भी रिकवर होता है पैसेंजर व्हीकल, उसमें भी अब जाके एमएनएम एक काफी बड़ा प्लेयर होता हुआ दिख रहा है। पैसेंजर व्हीकल में यदि आप देखोगे तो उनकी जो 2-3 गाड़ियां हैं, जैसे कि थार है, एक्सयूवी 700 है, हाल ही में लॉन्च उन्होंने बलेरो की है। इनमें जो वेटिंग पीरियड है यानी कि जो डिमांड है ओवरऑल गाड़ी की वो काफी अच्छी खासी दिखती हुई दिख रही है। एक्सयूवी 700 का ऑलमोस्ट 1 साल के आसपास का वेटिंग पीरियड है, थार का भी 10 महीने से 12 महीने का वेटिंग पीरियड चल रहा है। इवन जो अभी उन्होंने हाल ही में बलेरो लॉन्च की है वो भी उसकी भी डिमांड इतनी आती हुई दिख रही है कि 4 से 5 महीने का वेटिंग पीरियड अभी भी बोलेरो में भी दिखना शुरू हो चुका है। इसके अलावा सोना कॉम्स जो है वो ईवी प्ले के लिए काफी अच्छा खासा माना जाता है कि ये ओवरऑल एक ही कंपनी है, भारतीय कंपनी, जो ईवी कंपोनेंट्स इवन टेस्ला को प्रोवाइड कर रही है। और ओवरऑल ये लल में भी ओवरऑल एक अच्छा खासा उनका फंडामेंटल रेवेन्यूज और रिजल्ट्स रिपोर्ट किए हैं कंपनी ने। तो हमें लगता है कि ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है करेक्टिव मार्केट में इन स्टॉक्स को भी लेने के लिए। अब यदि क्यूएसआर स्पेस में देखोगे तो जुबिलेंट फूड हमें लगता है कि ये एक स्टॉक है जिसमें फोकस रहना चाहिए यदि आपको ओवरऑल जो फूड चेंजिंग हैबिट्स हैं उसको अगर टैप करना हो तो आने वाले समय में ओवरऑल जुबिलेंट फूड में एक गिरावट इस वजह से भी आई थी कि ओवरऑल टॉप मैनेजमेंट में एक शफल देखने मिला था। और अब वो शफल ओवरऑल पॉजिटिव आता हुआ दिख रहा है स्टॉक के लिए। और बाकी अगर रेवेन्यूज और उस तरीके से बात करें तो इस कोविड में भी इनकी रेवेन्यूज डिप नहीं हुई थी। हालांकि अगर देखोगे तो कोविड में इनकी रेवेन्यूज को और बूस्ट मिला था। और वो अब एक फूड हैबिट ओवरऑल एक इनकलकेट हो चुकी है हमारे में कि पहले हम इतना फ्रीक्वेंटली बाहर से ऑर्डर नहीं करते थे घर पे खाने के लिए, पर अब कर रहे हैं। यदि आप देखोगे तो इसमें हमें जो सप्लायर्स है उनकी तरफ नहीं देखना चाहिए, पर जो उनको ओवरऑल फूड सप्लाई करता है यानी कि जोमेटो और स्विगी जो रहेंगे वो अभी भी लॉस मेकिंग रहेंगे। पर जुबिलेंट जो है वो खाना उनको देता है और वो डिलीवर करता है, पर जुबिलेंट को प्रॉफिट होता हुआ दिखेगा क्योंकि वहां से ऑर्डर ज्यादा होगा। तो हम लगता है कि उस स्पेस में ज्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि डिलीवरी पार्टनर्स के ऊपर। इसके अलावा भारत फोर्ज, यदि आप भारत फोर्ज देखोगे तो ये डिफेंस में भी काम करता है। अच्छा खासा डिफेंस पोर्टफोलियो है भारत फोर्ज का। इसके अलावा ऑटो एंसिलरीज में भी एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो है। तो ये दोनों ही तरीके से काम करेगा। ये ऑटो कंपोनेंट्स बनाता है और ये ओवरऑल लीडर है उसमें। प्लस यदि आप देखोगे तो जो कल्याणी डिफेंस है जो कि भारत फोर्ज में है, वो अच्छे खासे डिफेंस के ऑर्डर्स भी गवर्नमेंट को देते हुए दिख रहे हैं। तो ये दोनों की तरफ से कॉजी प्ले होगा भारत फोर्ज की ओर से।
और यदि आप रियल एस्टेट की बात करोगे तो रियल एस्टेट का ये जो साइकिल है वो ओवरऑल टर्न होता हुआ दिख रहा है लास्ट 1 डेढ़ साल से। और अब जाके ओवरऑल एक अच्छा खासा अपटिक रियल एस्टेट में देखने मिला है। तो डीएलएफ है जो हमें रियल एस्टेट की स्पेस से काफी अच्छा लगता है। और यदि टेलीकॉम की बात करें तो टेलीकॉम में हमें लगता है कि भारती एयरटेल एक अच्छा खासा प्लेस्ड प्लेयर होगा। एक्सट्रीम जो भारती एयरटेल का ऐप है एयरटेल एक्सट्रीम, वो एक ओटीटी के प्लेटफॉर्म को कैप्चर करने के लिए दिख रहा है। प्लस 5G और टेलीकॉम के स्पेस में भारती दिख रहा है। और प्लस इन्होंने यूके में काफी कंपनियों के साथ टाई अप करके जो है ओवरऑल सैटेलाइट बिजनेसेस में भी अच्छे खासे बढ़त ली है। तो ये ओवरऑल मल्टीपल टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से आता हुआ दिखेगा। तो हमें लगता है कि भारती एयरटेल भी इस तरीके से एक एसआईपी इन्वेस्टमेंट स्टॉक होना चाहिए। ओवरऑल मैं फिर से कहना चाहूंगा कि हम लोग एक करेक्टिव फेज में है मार्केट में। हो सकता है कि दिवाली तक हमें ये जो बेयर फेज है वो चलता हुआ दिखे। लेवल्स निफ्टी में 12,000 11,000 या 10,000 कितना आ सकता है हमें नहीं पता, पर एक अच्छा खासा लंबा करेक्टिव बेयर फेज शुरू हो चुका है। तो हमें ओवरऑल जो भी स्टॉक्स है आपके पोर्टफोलियो में करीबन करीबन 10 से 15 स्टॉक होने चाहिए। हमने आपको यहाँ पे 25 स्टॉक्स दिए हैं, उसमें से आप 10 से 15 स्टॉक्स चूज कर सकते हो जिसमें आप सिप मैनर से इन्वेस्ट कीजिए। यानी हर महीने थोड़ा थोड़ा सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए और नेक्स्ट 6 से 8 महीने अपना पोर्टफोलियो इस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। और जिनके पास ऑलरेडी इनमें से कुछ स्टॉक्स हैं तो उन स्टॉक्स में भी वो एसआईपी शुरू रख सकते हैं। इसके अलावा भी हमने काफी सारे स्टॉक समय समय पर दिए हुए हैं। वो सब स्टॉक्स भी वैलिड है अगर आपके पास है तो इस तरीके से आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट कीजिए। हाँ, ट्रेडिंग पोजीशंस हालांकि मैं कहूंगा कि धीरे धीरे, यदि आपके पास ऑलरेडी है तो धीरे धीरे कम कीजिए। और यदि नहीं है तो अच्छा है कि आप अभी ट्रेडिंग पे नहीं इन्वेस्ट करें या ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि जिस तरीके का मार्केट है उसमें काफी तेजी से उतार चढ़ाव आएंगे। और यदि आप ओवरऑल स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो कर पाए तो फिर ये दिक्कत होगी कि आप उन स्टॉक्स में स्टक हो जाएंगे। और यदि ट्रेडिंग भी करना है तो इन 25 स्टॉकों में आप कर सकते हो, ताकि अगर कहीं पे भी आप अगर अटक भी गए तो 4 से 6 महीने के अंदर आपको ओवरऑल एक अच्छा खासा एग्जिट पोजीशन प्रॉफिट के साथ मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये 25 स्टॉक्स है। अब इन स्टॉक्स में से ओवरऑल डेटा कैसे देखना, इनके ट्रेंड्स को कैसे देखना, उसके लिए मैं क्षितिजा को बोलूंगा कि वो आगे वाला सेशन कंटिन्यू करे, जिसमें वो सारी चीजें आपको बताएगी कि यदि आप किसी भी स्टॉक को, इन 25 स्टॉक को अलावा भी आपको किसी स्टॉक्स को देखना है, उनके डेटा निकालने हैं, उनके और टेक्निकल पॉइंट्स लेने हैं कि और कितना करेक्ट हो सकता है, कहाँ से बाउंस हो सकता है, वो सारा चीजें आगे क्षितिजा समझाएगी। सो ओवर टू यू क्षितिजा। Thank you, sir. Sir, am I audible? हाँ, यू आर ऑडिबल। Okay, and screen is also visible ना properly. यस यस, स्क्रीन इज विजिबल। Good morning, everyone. आज अभी नेक्स्ट में जो बेसिक टॉपिक्स है वो टेक्निकल जो डेटा पॉइंट्स है वो आपको एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद मिराज सर आपको डेरिवेटिव पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे, जो डेरिवेटिव डेटा पॉइंट्स है वो। आज हम लोग नॉर्मली जो एनएससी बीएससी का जो डेटा रहता है कि वो क्या क्या इम्पोर्टेंट है और उसको कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं वो देखेंगे। उसके बाद जो डेटा पॉइंट्स है ट्रेडिंग के पहले, जैसे कि एटीपी और पीवोट लेवल से मूविंग एवरेज और क्रॉसओवर है, वो कैसे हम लोग को हेल्प करता है ट्रेडिंग के लिए, वो भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एनएससी का जो डेटा है, जो बेसिक सबको मोस्टली लोगों को पता है कि एनएससी पे स्टॉक और इंडेक्स डेटा का ओपन, हाई, लो, प्रीवियस डे हाई, इवन 52 वीक हाई लो डेटा अवेलेबल रहता है। तो आपको उसके लिए एनएससी के साइट पे जाना है। एनएससी के साइट के ऊपर जाने के बाद ये मार्केट डेटा का आपको टैब दिख रहा होगा, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये इंडाइसेस का ऑप्शन है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो ये वाली स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो इसमें आपको अलग अलग इंडाइसेस के ओपन, हाई, लो, प्रीवियस डे हाई, इवन 52 वीक हाई, 52 वीक लो, सब डेटा मिल जाएगा। और वैसे ही आप स्टॉक का भी देख सकते हो, ये मोस्ट ऑफ द लोगों को पता है। बट नेक्स्ट है वो इम्पोर्टेंट है, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट और कॉर्पोरेट एक्शन। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट से स्टॉक के ऊपर इम्पैक्ट आता है। तो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट फर्स्ट देख लेते हैं कि क्या रहता है। कि कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट एक नोटिफिकेशन रहता है जो कंपनी का बोर्ड और कंपनी का जो ट्रस्टी रहता है, वो कोई भी इवेंट रहेगा उसके ऊपर वो नोटिफिकेशन दे देते हैं, और उसका जो इम्पैक्ट रहता है वो मटेरियली शेयर होल्डर्स के ऊपर आता है। मतलब
कोई भी कंपनी को ऑर्डर मिला, या कोई भी कंपनी दूसरे कंपनी के साथ मर्जर करने वाली है, या कोई भी कंपनी दूसरे कंपनी के साथ स्टेक अक्वायर करने वाली है, या कोई भी कंपनी को फाइन लगा, तो ये सारी इंफॉर्मेशन उनको एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म करनी रहती है। और ये कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में कॉर्पोरेट एक्शन भी इंक्लूड रहता है, जैसे कि कॉर्पोरेट एक्शन में कोई कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, या स्टॉक स्प्लिट हुआ, या बोनस इशू हुआ, तो ये सबको इन्फॉर्म करना रहता है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है, जैसे कि अभी लास्ट वीक ही बजाज ऑटो ने बायबैक का ऑफर का अनाउंसमेंट किया था, बट उसके नेक्स्ट डे ही कंपनी ने जो अनाउंसमेंट किया था बायबैक का, वो डिफर्ड कर दिया, मतलब पोस्टपोन कर दिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो अनाउंसमेंट के बाद इमीडिएट स्टॉक नीचे आ गया अराउंड 6%। तो जो कंपनी की जो अनाउंसमेंट रहती है उसका इम्पैक्ट हम लोग स्टॉक के ऊपर देखते हैं। बहुत टाइम लोग पूछते हैं कि आज स्टॉक इतने परसेंट क्यों गिरा, कुछ न्यूज है क्या। तो ये कंपनी मोस्टली जो उनके नोटिफिकेशन है वो कॉर्पोरेट एक्सचेंजेस में इन्फॉर्म करते हैं कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में। तो ये हम लोग ट्रैक करें तो बेटर रहेगा। इवन कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में जैसे कि क्वार्टरली अपडेट रहता है, मतलब क्वार्टरली रिजल्ट अपडेट रहता है, कोई कोई कंपनी मंथली उनके बिजनेस के अपडेट भी देते हैं, तो उसके वजह से भी इम्पैक्ट रहता है। मतलब जब रिजल्ट सीजन रहता है ना, तब क्या होता है कि कोई भी कंपनी का रिजल्ट है तो उसके 1 दिन और 2 दिन पहले और बाद में वो कंपनी का जो स्टॉक्स है उसमें वोलेटिलिटी काफी ज्यादा रहती है। तो हम लोग रिजल्ट सीजन के टाइम हम लोग को पता रहेगा कि ये कंपनी का रिजल्ट आज है, तो हम लोग उस हिसाब से अपनी ट्रेडिंग पोजीशन ले सकते हैं। तो ये एक फायदेमंद रहेगा। मतलब कोई इन्वेस्टर या कोई ट्रेडर ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता है, तो जिस दिन रिजल्ट है उस दिन वो स्टॉक में ट्रेड नहीं करेंगे तो बेटर रहेगा। मतलब एक दो दिन पहले और एक दो दिन बाद, तो वो वोलेटिलिटी ज्यादा रहती है, उसके कारण हम लोग को वो स्टॉक तभी अवॉइड करनी चाहिए। तो अभी ये अनाउंसमेंट और जो कॉर्पोरेट एक्शन मैंने अभी बताया कि वो आप बीएससी के साइट में कैसे देख सकते हो, तो आपको पहले बीएससी के साइट में जाना है। कोई भी सिक्योरिटी जिसका आपको इंफॉर्मेशन देखना है तो वो सर्च टैब में आप उसको टाइप करें इधर ऐसे। उसके बाद ये पेज ओपन होगा, उसमें स्लाइडली स्क्रॉल डाउन करना है। उधर कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट का टैब है और कॉर्पोरेट एक्शन का टैब है। तो पहले कॉर्पोरेट एक्शन देखते हैं। तो कॉर्पोरेट एक्शन के ऊपर आपने क्लिक किया तो ये पेज ओपन होता है ऐसे। तो कंपनी की हिस्ट्री में जितने भी कॉर्पोरेट एक्शन है उसका डेटा आपको बीएससी पे मिल जाएगा। जैसे कि कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, कोई राइट इश्यू डिक्लेयर किया है, तो डिविडेंड की आपको रुपीज, वो डिविडेंड की एक्स डेट क्या थी, वो रिकॉर्ड डेट क्या थी, आपको सब इंफॉर्मेशन ये बीएससी के वेबसाइट में मिल जाएगी। मैं एनएससी और बीएससी का वेबसाइट का डेटा क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मोस्टली एनएससी एंड बीएससी ये ऐसी एक साइट है जो सबके लिए इजी एक्सेसिबल साइट है। तो ये बेटर रहता है इसके लिए। तो आप ये इस पे कॉर्पोरेट एक्शन बीएससी के ऊपर देख सकते हो। वैसे ही आपको कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट के ऊपर टिक करना है और क्लिक करना है, तो आपको ये वाला पेज ओपन होगा। आप देख रहे हो, तो इसमें हर एक कंपनी का कॉर्पोरेट जो नोटिफिकेशन है, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट है, वो कंपनी ने एक्सचेंज पे इन्फॉर्म किया है। उसी तरह इधर ये एक लोगो दिख रहा होगा पीडीएफ का, तो उसमें वो पीडीएफ आप डाउनलोड करोगे तो उसमें आप अच्छे से रीड कर सकते हो कि कंपनी ने जो भी नोटिफिकेशन दिया है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी गई रहती है। इसी में आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देखने मिलेंगे। मतलब रिजल्ट के बाद कभी कभी स्टॉक बढ़ता है, कभी कभी नीचे आ जाता है, तो वो रिजल्ट के हिसाब से वो मूवमेंट स्टॉक में रहती है। तो आपको रिजल्ट का जो अपडेट है वो भी आपको कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में दिख जाएगा। अभी आपको देखना है रिजल्ट सीजन के टाइम कि कल कौन से कंपनी के रिजल्ट है, मतलब एक साथ आपको रिजल्ट कैलेंडर देखना है। तो वो भी ऑप्शन आप बीएससी के वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो आपको वो बीएससी में कॉर्पोरेट का एक टैब रहता है, उसके ऊपर क्लिक करना है। उसमें कॉर्पोरेट फाइलिंग में क्लिक करोगे तो ये ऐसा एक रिजल्ट कैलेंडर जैसा दिखता है। रिजल्ट सीजन के टाइम ये रिजल्ट कैलेंडर एवरी डे बीएससी अपडेट करती है कि कल कौन से स्टॉक है। मतलब इधर आपको डेट रहेगी और कौन से स्टॉक का ये नाम रहेगा और उसका सिक्योरिटी कोड भी रहता है। तो ये रहा कॉर्पोरेट एक्शन और कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट। तो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट और ये कॉर्पोरेट एक्शन ट्रैक करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट स्टॉक के मूवमेंट पे आता है जैसे ही वो लोग अनाउंसमेंट करते हैं तब। नेक्स्ट देखते हैं कि जो कोई फंडामेंटल बेसिक पॉइंट्स है आपको कोई कंपनी के देखने हैं, तो वो भी आप बीएससी के वेबसाइट पे देख सकते हो। जैसे कि मार्केट कैप है। मार्केट कैप क्या रहता है, बेसिकली वो कंपनी का करंट मार्केट प्राइस इनटू आउटस्टैंडिंग शेयर्स।
तो बेसिकली टोटल वैल्यू रहती है वो कंपनी की। देन नेक्स्ट है कि ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर की कंपनी का जो भी प्रॉफिट है आउटस्टैंडिंग शेयर पर आउटस्टैंडिंग शेयर वो बताता है। इवन पी भी बहुत लोग वैल्यूएशन पर्पस के लिए यूज करते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू और रिटर्न ऑन इक्विटी भी आपको बीएससी के साइट पे दिखेगा। तो आपको सपोज कोई भी कंपनी का फंडामेंटल डेटा देखना है, ये जो डेटा है वो बेसिक डेटा आपको बीएससी पे मिलेगा। जैसे कि अभी इधर हम लोगों ने कोई भी बीएससी के साइट पे जाके सिक्योरिटी नेम टाइप किया, उसके बाद ये पेज ओपन होगा। तो आप इधर देख सकते हो कि कंपनी का ईपीएस ये है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो ये है, प्राइस टू बुक वैल्यू भी दिया गया है, रिटर्न ऑन इक्विटी, मार्केट कैप और फेस वैल्यू वगैरह सब इंफॉर्मेशन दी गई है। आपको इसके अलावा कंपनी का डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि कंपनी ने लास्ट ईयर कितना सेल किया, लास्ट ईयर 5 ईयर में कितना सेल हुआ है, उनका रेवेन्यू कितना है, कंपनी डेट फ्री है कि नहीं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एक screener.in करके वेबसाइट है, उधर भी मिल जाएगा। तो वो साइट पे कंपनी का जो डिटेल इंफॉर्मेशन रहती है फंड वो वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। तो बीएससी में आपको बेसिक डेटा पॉइंट्स मिलेंगे और वो वेबसाइट पे आपको डिटेल में कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन पता चलेगी। अभी हम लोग आते हैं कि जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ये प्रेजेंटेशन का, जो पीवोट एटीपी एंड जो डेटा पॉइंट्स है हम लोग को ट्रेड करने के पहले देखने हैं वो। तो पीवोट लेवल फर्स्ट है कि पीवोट लेवल क्या करता है कि हम लोग को जो ओवरऑल ट्रेंड है मार्केट में डिफरेंट टाइम फ्रेम के लिए वो हेल्प करता है उसके लिए। ये क्या रहता है ना, एक एवरेज रहता है प्रीवियस डे के हाई का, लो का और क्लोजिंग प्राइस का। ओके, तो ये पीवोट लेवल रहता है। फिर नेक्स्ट है एटीपी लेवल। एटीपी जो है वो बेस्ड ऑन वॉल्यूम और जो प्राइस है उसके ऊपर रहता है। वो ट्रेडर को एक आइडिया देता है कि क्या ट्रेंड है और वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी क्या है उसके बारे में। जो नेक्स्ट 2 पॉइंट्स है, जो ओपन लो और ओपन हाई और प्रीवियस डे क्रॉसिंग हाई और लो, वो क्या रहता है ना कि आफ्टर 10 o'clock, मतलब सब प्रीवियस डे के बीटीएसटी की पोजीशन या कोई भी सेलिंग वगैरह हो जाने के बाद अराउंड 10 o'clock के बाद कोई भी स्टॉक ने ओपन और लो सेम किया है और कोई वही स्टॉक प्रीवियस डे उसका जो हाई रहता है वो क्रॉस कर रहा है, तो चांसेस ज्यादा रहते कि वो स्टॉक का जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहेगा। सेम फॉर द वाइस वर्सा, मतलब सेलिंग साइड के लिए कोई भी कंपनी ने का ओपन और हाई सेम है बराबर, और सेम स्टॉक नीचे मतलब प्रीवियस डे का जो लो है वो ब्रीच किया वो स्टॉक ने, तो जो स्टॉक है वो नीचे जाने के चांसेस रहती है वो ज्यादा रहती है। तो ओवरऑल कैसे रहता है ना कि सपोज कोई भी कंपनी का ओपन लो सेम है और प्रीवियस डे हाई क्रॉस कर रहा है, तो चांसेस बढ़ने के ज्यादा रहते हैं। उसके ही अपोजिट एग्जैक्ट कि कोई भी कंपनी का ओपन और हाई सेम रहता है और प्रीवियस डे का लो ब्रिज किया रहता है, तो चांसेस ऑफ गोइंग स्टॉक डाउन ज्यादा रहते हैं। आप ये पॉइंट के साथ आप पिवोट और एटीपी की भी हेल्प ले सकते हो। तो अभी आप हम लोग देखते हैं कि पिवोट और एटीपी लेवल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पिवोट और एटीपी डेटा कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को एक हिस्टोरिकल डेटा चाहिए रहता है। तो बेसिकली एटीपी लेवल के लिए तो वो आपको हिस्टोरिकल डेटा एनएससी के वेबसाइट से मिल जाएगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे उसको देखना है। सर माय स्क्रीन इज विजिबल एनएससी। Yeah, Kshitija, it is visible. ओके, सो यू हैव टू गो, पहले हम लोग को एनएससी के वेबसाइट में जाना है। सपोज इधर हम लोगों ने रिलायंस इंडस्ट्री टाइप किया, क्लिक करना है, स्लाइडली नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इधर हिस्टोरिकल डेटा का ऑप्शन है, हम लोग को इसके ऊपर क्लिक करना है। इधर आप टाइम फ्रेम, सपोज हम लोग को 34 डेज के एटीपी एवरेज ट्रेडेड प्राइस कैलकुलेट करना है, तो मिनिमम हम लोग को 2-3 महीने का डेटा चाहिए रहेगा। तो सेफर साइड के लिए 6 मंथ्स के ऊपर क्लिक करो या इधर कैलेंडर है उसके ऊपर भी आप सिलेक्ट करके ज्यादा से ज्यादा डेटा डाउनलोड कर सकते हो। तो इधर ये हो जाने के बाद ये डाउनलोड सीएसवी करके ऑलरेडी फाइल है, मतलब डाउनलोड करने के बाद एक्सेल अपने आप डाउनलोड हो जाती है। तो आपके पास अभी हिस्टोरिकल डेटा आ गया। तो इसके बाद क्या करना है, यही इधर बताया है कि टाइप ऑफ सिक्योरिटी ने हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर क्लिक किया,
टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया और डाउनलोड CSV। अभी एक बार हम लोग के पास हिस्टोरिकल डेटा आ गया तो ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग एटीपी और पिवोट लेवल कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि एटीपी को कैसे कैलकुलेट करना है। तो एटीपी का फॉर्मूला ये है कि टोटल टर्नओवर और टोटल वैल्यू। Kshitija, हाँ सर। just move the slide to presentation mode, no, please. ओके Yeah. यस। सो एटीपी का फॉर्मूला ये है कि टोटल टर्नओवर कंपनी का डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम बराबर। तो अभी हम लोग ये एक्सेल में देखते हैं कि कैसे करना है। ये ऑलरेडी एक्सेल मेरे पास डाउनलोडेड है रिलायंस इंडस्ट्री की। तो ये मैंने इधर एटीपी ऑफ 21 डेज कैलकुलेट किया है। तो देखो इधर फॉर्मूला है कि सम ऑफ M2 टू M21 मतलब 21 डेज का टोटल वैल्यू उसको मैंने डिवाइड किया है सम ऑफ L2 टू L22 मतलब 21 डेज का जो वॉल्यूम है उसको मैंने डिवाइड किया है बराबर। तो हम लोग को 21 डेज की एटीपी का कैलकुलेशन मिल गया है। वैसे ही आप 34 डेज का भी कैलकुलेशन कर सकते हो कि टोटल 34 डेज का टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल 34 डेज का वॉल्यूम। आपको सिर्फ ये एक्सेल में आप सिर्फ फॉर्मूला डाल के रखोगे तो इजीली आपको एटीपी एनी टाइम फ्रेम मतलब 10 डेज 11 डेज 21 डेज 34 डेज 55 डेज आप कोई भी टाइम फ्रेम का एटीपी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये था एटीपी का कैलकुलेशन। अभी हम लोग देखते हैं कि पीवोट का कैलकुलेशन कैसे करना है। तो ये है पीवोट का फॉर्मूला कि प्राइस ऑफ हाई प्लस प्राइस ऑफ लो प्लस प्राइस ऑफ क्लोज डिवाइडेड बाय 3। तो हम लोग एनएससी से कोई भी मतलब आपको स्टॉक का निकालना है इंडाइसेस का निकालना है तो आप प्रीवियस डे का हाई प्रीवियस डे का लो प्लस प्रीवियस डे का क्लोज और डिवाइड बाय 3 करोगे तो आपको पीवोट लेवल मिल जाएगी। ये सारे फॉर्मूला आप एक्सेल में भी डाल के रखोगे तो आप और सिर्फ डेटा पॉइंट्स डालोगे तो आपको इजीली ये इसके जो कैलकुलेशन है वो मिल जाएंगे। एक बार पीवोट का कैलकुलेशन आ गया तो उसकी हेल्प से हम लोग R1 और S1 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इधर देखो S1 का फॉर्मूला है 2 इंटू पीवोट माइनस प्राइस आई प्लस प्राइस आई और R1 का फॉर्मूला है 2 इंटू पीवोट माइनस प्राइस ऑफ लो प्लस प्राइस ऑफ लो। और एक बार R1 और S1 आया तो उसके हेल्प से हम लोग R2 और S2 निकालेंगे और एक बार S2 और R2 का कैलकुलेशन हुआ तो हम लोग उसकी हेल्प से S3 और R3 निकालेंगे। आपको ये फॉर्मूला चाहिए तो आप ये स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई विल वेट फॉर 2 सेकेंड्स और 5 सेकेंड्स। ओके तो ये जो अभी हम लोगों ने देखा कि पीवोट और एटीपी का कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं तो आप यही फॉर्मूलाज आप एक्सेल में डालोगे तो आपको इजीली कैलकुलेशन मिल जाएगा। बट आपको ये भी कैलकुलेशन नहीं करना है तो आप हमारा जो डेली मॉर्निंग रिपोर्ट आता है उसको आप प्रेफर कर सकते हो। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा 17 जून का मॉर्निंग रिपोर्ट है। ये इसका फर्स्ट पेज है। फर्स्ट ये सेकंड पेज है उसमें चार्ट और जो निफ्टी का ऑब्जर्वेशन रहता है। फिर सेकंड पेज में चार्ट बैंक निफ्टी का और उसका ऑब्जर्वेशन रहता है। और थर्ड जो पेज है उसमें पीवोट लेवल से आप इसमें देखोगे तो स्टॉक का जो यूनिवर्स और स्टॉक का जो डोमेन है 112 स्टॉक वो फिक्स रहते हैं। पर जो ये डेटा रहता है सपोर्ट रेजिस्टेंस पीवोट ये एवरीडे अपडेट होता है। तो आप इसकी भी हेल्प ले सकते हो और उसकी हेल्प लेके आप आपका ट्रेडिंग कर सकते हो। तो पीवोट और रेजिस्टेंस के बाद नेक्स्ट जो पेज है वो एटीपी का है। आप इधर देख सकते हो कि एटीपी ऑफ 10 डेज है 21 डेज है 34 डेज है और 55 डेज है। वैसे ही सिंपल मूविंग एवरेजेस का भी डेटा आपको मिल जाएगा इधर। तो आप ये रिपोर्ट की भी हेल्प ले सकते हो और आपका ट्रेडिंग पोजीशन के लिए सिर्फ आपको ये 112 स्टॉक छोड़ के कोई भी कंपनी का डेटा चाहिए तो जैसे मैंने अभी आपको बताया तो उसका कैलकुलेशन आप एक्सेल में इजीली करके वो भी आप डेटा निकाल सकते हो। तो ये था एटीपी ऑन पीवोट कैलकुलेशन। अभी हम लोग देखेंगे कि लास्ट मूविंग एवरेज और क्रॉसओवर क्या होता है।
तो मूविंग एवरेज बेसिकली अरिथमेटिक मीन रहता है, मतलब लाइक सिंपल मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज हम लोग 50 डेज, 100 डे एंड 200 डे यूज ही करते हैं कॉमनली। तो जो सिंपल मूविंग एवरेज रहता है वो अरिथमेटिक मीन रहता है, मतलब सपोज 10 दिन का मूविंग एवरेज निकालना है तो वो 10 दिन का अरिथमेटिक मीन रहता है। बट एक्सपोनेंशियल जो मूविंग एवरेज रहता है वो वेटेड एवरेज रहता है, और जो ज्यादा इंपॉर्टेंस प्राइस के जो स्टॉक को है उसको देता है। तो ये है सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अभी देखते हैं कि क्रॉसओवर क्या होता है। कि क्रॉसओवर एक रहता है कि कोई भी मूविंग एवरेज, मतलब वन मूविंग एवरेज दूसरी मूविंग एवरेज को कट करता है, उसको हम लोग क्रॉसओवर बोलते हैं। मतलब वो इधर अप से, मतलब ऊपर से कट करेगा या नीचे से कट करेगा। सो यूजुअली डेथ क्रॉसओवर और गोल्डन क्रॉसओवर बोलते हैं। तो गोल्डन क्रॉसओवर क्या होता है कि जो 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे को क्रॉस करता है नीचे से, उसको गोल्डन क्रॉसओवर बोलते हैं। वैसे ही डेथ क्रॉसओवर एग्जैक्ट अपोजिट रहता है। अभी हम लोग निफ्टी के चार्ट में देखते हैं कि वो डेथ क्रॉसओवर क्या होता है। इधर आप देखोगे कि ये निफ्टी का रिसेंट का चार्ट है। जो ये ग्रीन लाइन है ना वो 50 डीएमए की है, और ये जो ब्लू लाइन है ना वो 200 डीएमए की है। आप अभी इधर देखोगे तो 200 डीएमए ने 50 डीएमए को कट किया है ऊपर से, तो उसके बाद आप देखोगे तो निफ्टी अच्छा खासा नीचे आ गया है। बहुत ही ज्यादा करेक्शन हम लोगों ने इधर देखा है। तो ये डेथ क्रॉसओवर किया है निफ्टी के चार्ट में, और उसके बाद हम लोगों ने करेक्शन अच्छा खासा देखा है। तो अभी हम लोगों ने देखा ये मूविंग एवरेज और क्रॉसओवर। तो अभी आपको जब भी आपको ट्रेडिंग पोजीशन लेनी है तो ये एटीपी लेवल्स, पिवोट लेवल्स, इवन मूविंग एवरेज भी आपको हेल्प करेंगे। दैट्स इट फ्रॉम माय एंड सर, नाउ ओवर टू यू। अभी मैं मिराज सर को हैंड ओवर करती हूँ फॉर द डेरिवेटिव डेटा पॉइंट्स। थैंक यू एवरीवन। या थैंक यू क्षितिजा। और यदि अभी आप देखोगे तो हम एक ओवरऑल डेरिवेटिव का प्रेजेंटेशन भी करेंगे, जिसमें बेसिकली इस मार्केट में इतने उतार चढ़ाव में कैसे हम डेरिवेटिव्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। यदि आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर भी हो तो अपने पोर्टफोलियो को या अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस को कैसे मैनेज कर सकते हो, और उस पोजीशंस के डेरिवेटिव्स को यूज करके उस चीज को कैसे हम अपने पोर्टफोलियो को बेटर कर सकते हैं, उसके लिए भी थोड़ा देखेंगे। पहले हम लोग सिंपल एक बेसिक समझ लेंगे कि डेरिवेटिव्स होता क्या है, जो हम जल्दी से समझ लेंगे, ताकि क्या है कि जितने पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको बेसिक भी नहीं पता वो अब थोड़ा बहुत उसके बारे में भी जान जाए। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि ओवरऑल आपकी जो पोर्टफोलियो की पोजीशंस है उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो डेरिवेटिव्स कुछ नहीं होता, एक सिंपल चीज होती है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। डेरिवेटिव की एज सच अपनी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है, वो अपनी वैल्यू डिराइव करता है अंडरलाइनिंग से। और ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बायर और सेलर के बीच में जो डेरिवेटिव होता है, फिर वो चाहे ऑप्शंस हो या फ्यूचर्स हो। हम ज्यादा फोकस इसमें ऑप्शंस पे रखेंगे, क्योंकि फ्यूचर्स एक सिंपल चीज है, आप सब लोग फ्यूचर्स को समझते हो। यदि आप किसी चीज को फ्यूचर में बाय करना चाहते हो तो नॉर्मल कैश के इक्विटी की तरह बाय और सेल होता है। पर जो अधिकतम कंफ्यूजन या अधिकतम जो नहीं समझ में आने वाली चीज होती है वो ऑप्शंस होती है। और ऑप्शंस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज कर सकते हैं ओवरऑल अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने को, या तो ऐसे क्रिटिकल टाइम्स में या तो वॉलेटाइल टाइम्स में अपने पोर्टफोलियो को नेविगेट करने के लिए। अब यदि आप देखोगे तो कॉल ऑप्शन होता है और पुट ऑप्शन होता है। यदि आप पुट कॉल ऑप्शन खरीदते हो तो ये आपको एक राइट देती है, ओवरऑल आप एक लॉट उस अंडरलाइनिंग का खरीद सकते हो। यानी कि किसी स्टॉक का आप कॉल ऑप्शन खरीदते हो, उसका आप ओवरऑल उसका 100 शेयर खरीद सकते हो आने वाले समय में, जो भी एक्सपायरी होती है तभी। तो इस तरीके से एक ओवरऑल स्टॉक ऑप्शंस का भी अपना एक महत्व होता है। तो कॉल ऑप्शन यदि आप खरीदते हो तो आपको राइट मिलती है। अनुमान यहाँ पे हम लोग इजी एग्जांपल के लिए हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी एक लॉट होगा वो 100 शेयर का होगा। हालांकि रियल वर्ल्ड में यदि आप देखोगे तो सभी स्टॉक्स के अपने अपने अलग अलग लॉट साइजेस होते हैं। तो यदि मैं कॉल खरीदता हूं तो वो मुझे राइट देता है उस शेयर के 100 शेयर खरीदने के लिए। और यदि मैं पुट खरीदता हूं तो वो मुझे राइट देता है कि मैं वो 100 शेयर बेच सकता हूं, जो भी प्राइस पे मैंने डिसाइड किया हुआ है, या तो मेरी जो भी स्ट्राइक प्राइस होगी। वो धीरे धीरे आगे हम समझते हैं कि क्या टर्मिनोलॉजीज आती है। ठीक है।
ये स्टैंडर्डाइज टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं ऑप्शंस की। ऑप्शन टाइप जैसे मैंने आपको कहा, कॉल और पुट दो होते हैं। ऑप्शन स्टाइल भी होती है, पर भारतीय बाजार के लिए ऑप्शन स्टाइल इतने रेलिवेंट होती नहीं है। दो ऑप्शन की स्टाइल्स होती है, एक यूरोपियन ऑप्शन होता है और एक अमेरिकन ऑप्शन होता है। यूरोपियन ऑप्शन यानी कि आप एक्सपायरी के दिन ही उसको अपनी राइट को एक्सरसाइज कर सकते हो। यानी कि आप बायर हो तो आपको 100 शेयर खरीदने हैं, या तो आप कॉल के बायर हो तो आपको 100 शेयर खरीदने हैं, यदि आप पुट के बायर हो तो वो 100 शेयर बेचने हैं। तो वो राइट आप एक्सपायरी के दिन ही एक्सरसाइज कर सकते हो, जो कि हफ्ते का आखिरी गुरुवार होगा यदि आप इंडेक्स ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, और महीने का आखिरी गुरुवार होगा यदि आप स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करते हो। और अमेरिकन ऑप्शन स्टाइल ये है कि जब से आप उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो तब से लेके एक्सपायरी तक कभी भी आप इस राइट को एक्सरसाइज कर सकते हो। इंडियन मार्केट्स में अमेरिकन ऑप्शंस नहीं है। यानी कि इंडियन मार्केट्स में यदि आप ऑप्शंस खरीदते हो तो आप एक्सपायरी के दिन ही उसको एक्सरसाइज कर सकते हो। उसके अलावा बीच में यदि आपको उसको क्लोज करना हो तो मार्केट में एक ऑफसेटिंग ट्रेडिंग पोजीशंस लेनी पड़ेगी। अंडरलाइनिंग सिक्योरिटी यानी कि जो स्टॉक है, जो उसकी अंडरलाइनिंग है और जिसके शेयर्स आप खरीदना चाहते हो कॉल ऑप्शन के द्वारा, या तो शेयर बेचना चाहते हो पुट ऑप्शन के द्वारा, उसको अंडरलाइनिंग बोलते हैं। यानी कि मैं रिलायंस का कॉल ऑप्शन खरीदता हूँ तो रिलायंस मेरी अंडरलाइनिंग बन जाती है। कौन से प्राइस पे आपको उस स्टॉक को खरीदना या बेचना है, वो स्ट्राइक प्राइसेस होती है, फिक्स इंटरवल्स में स्ट्राइक प्राइसेस ओपन रहती है एक्सचेंजेस में। तो वो होगा जैसे कि, हालांकि मैं अभी ये करता हूँ कि मैं रिलायंस का कॉल ऑप्शन खरीदता हूँ, मैं ये राइट खरीदता हूँ कि मैं 2000 में उस शेयर को बाय करूंगा, यानी कि मेरी स्ट्राइक प्राइस हो जाएगी 2000 रुपये। एक्सपायरी डेट जैसे मैंने आपको बताया कि अगर स्टॉक ऑप्शंस कर रहे हो या स्टॉक ऑप्शंस है तो महीने का आखिरी गुरुवार होगा, और यदि इंडेक्स ऑप्शन है तो हर हफ्ते का गुरुवार होगा, डिपेंडिंग आप कौन सी एक्सपायरी चूज करते हो। अब ये तो हो गई बेसिक सॉरी ये तो हो गई बेसिक चीजें। अब हम आते हैं कि अब तक तो हमने समझा कि अगर मैं कॉल ऑप्शन खरीदता हूं तो मुझे वो शेयर खरीदने की राइट मिलती है, और यदि मैं पुट ऑप्शन खरीदता हूं तो मुझे वो शेयर बेचने की राइट मिलती है। पर यदि आप वो कॉल ऑप्शन खरीदते हो तो समझो आपने वो खरीदा तो मैंने तो आपको बेचा होगा, तो सामने एक सेलर भी होगा या तो राइटर भी होगा। तो यानी आपको वो राइट मिलती है कि आप शेयर खरीद सकते हो। तो जब आप आपकी राइट एक्सरसाइज करते हो, तो मैंने जो आपको वो कॉल ऑप्शन बेचा था, मुझे कंपल्सरीली आपको वो शेयर्स बेचने पड़ेंगे। मतलब मैं आपको वो शेयर्स दूंगा जो आप शेयर्स खरीदोगे। और यदि आपने पुट ऑप्शन खरीदा है, यानी कि आपको राइट मिली है उस शेयर्स को बेचने के लिए, तो जब आप उसको एक्सरसाइज करोगे, तो मैंने जो आपको पुट ऑप्शन बेचा था, तो मतलब कि आप जब वो शेयर्स मेरे को बेचोगे तो मुझे कंपलसरी खरीदना पड़ेगा। यानी कि जो सेलर होगा उसको कंपलसरीली अपना जो ऑब्लिगेशन है वो फुलफिल करना होगा, या कि शेयर खरीदने का या कि शेयर बेचने का, जैसे वो काउंटर पार्टी होगा। तो इस हिसाब से ओवरऑल ट्रांजैक्शंस एक्सरसाइज होते हैं। अगर आप कॉल खरीदते हो तो वो आपको शेयर खरीदने की राइट देता है। यदि आप कॉल बेचते हो तो यानी कंपलसरीली अगर आपको एक्सरसाइजिंग आती है तो आपको वो शेयर्स बेचने होंगे। यदि आप पुट खरीदते हो तो यानी कि आप शेयर बेचने की राइट खरीदते हो, और यदि आप पुट बेचते हो तो वो आपको एक ऑब्लिगेशन होगा कि आपको वो शेयर्स खरीदने होंगे। तो ये दोनों काउंटर पार्टीज है। तो एक सिंपल चीज आप याद रखोगे कि कॉल खरीदूंगा यानी कि मुझे शेयर खरीदने की राइट मिलेगी, सेलर को उसका ऑपोजिट करना होगा। और यदि मैं पुट खरीदता हूँ तो मुझे पुट खरीदने की राइट मिलेगी। तो ये ओवरऑल ऑपोजिट होगा, सामने ऑपोजिट होगा। सो इस तरीके से ओवरऑल ये हमें ऑप्शंस में ये बेसिक चीजें हैं जो देखने मिलती हैं। अब यदि हम देखोगे तो इसका ओवरऑल एक समरी ले लेते हैं। यदि मैं कॉल ऑप्शन बायर हूं तो यानी कि मैं मुझे राइट मिलती है उस शेयर को बाय करने के लिए एक पर्टिकुलर प्राइस, यानी कि जो स्ट्राइक प्राइस होगी उसके ऊपर, और पर्टिकुलर लॉट है यानी कि 100 शेयर। तो इस तरीके से ओवरऑल कॉल बाय का आप ये चार्ट देख सकते हो। और यदि आप बायर हो तो यानी कि आप एक बार प्रीमियम भर देते हो, और वो प्रीमियम ही आपका मैक्सिमम लॉस हो सकता है और ऊपर में अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। तो यानी कि अगर आप बाय करते हो तो आपको राइट मिलती है बाय करने को एक लॉट यानी कि 100 शेयर XYZ कॉर्पोरेशन के। जो स्ट्राइक प्राइस होगी वो आपका बाइंग प्राइस होगा, एग्जाम्पल यहाँ पे 60 रुपए, और लास्ट थर्सडे एवरी मंथ का होगा जिसमें आप इसको एक्सरसाइज करोगे, क्योंकि ये यूरोपियन स्टाइल है। इसका पे ऑफ कुछ इस तरीके से बनता है कि आपका जो प्रीमियम आपने दिया था वो मैक्सिमम आपका लॉस हो सकता है और ऊपर अनलिमिटेड प्रॉफिट आ सकता है।
सिमिलरली अगर आप पुट खरीदते हो यूरोपियन स्टाइल की, अगर समझो मैं 75 की पुट खरीदता हूँ एक स्टॉक की, तो वो मुझे राइट देती है उस शेयर को बेचने की। फॉर एग्जांपल 1 लॉट यानी 100 शेयर होगा, 75 रुपए में मैं उसको बेच पाऊंगा, और आखिरी उस महीने का थर्सडे होगा जब मैं इस राइट को एक्सरसाइज कर पाऊंगा। जो सेलर्स होंगे वो कंप्लीटली ऑपोजिट साइड पे होंगे। फॉर एग्जांपल आपने 60 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदा था और सामने किसी ने बेचा था, तो वो ऑब्लिगेटेड होगा आपको वो शेयर बेचने के लिए XYZ के 60 रुपए में, जो आखिरी थर्सडे पे। और यदि आपने पुट खरीदा था और सामने किसी ने बेचा होगा 75 का पुट, तो वो ऑब्लिगेटेड होगा आपसे खरीदने के लिए 75 रुपए पे वो शेयर आखिरी गुरुवार को। अब आ जाते हैं स्ट्राइक प्राइसेस पे। जैसे मैंने पहले भी बताया, काफी सारी स्ट्राइक प्राइसेस एक साथ खुली हुई रहती है। तो उस स्ट्राइक प्राइसेस को हम 3 कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं: इन दी मनी, एट दी मनी और आउट ऑफ दी मनी। तो इन दी मनी स्ट्राइक प्राइसेस क्या होती है? वो स्ट्राइक प्राइसेस वो होती है कि जब भी आप कुछ स्टॉक में एंटर करते हो और करंट बेसिस पे आपको उसमें एक मार्केट रेट से बेटर रेट मिलता है, तो उसे इन दी मनी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अब रिलायंस फिलहाल 2000 पे ट्रेड कर रहा है, हम 1800 की कॉल खरीदते हैं, यानी कि आपको राइट मिलता है रिलायंस 1800 में खरीदने का। तो यानी कि वो शेयर इन दी मनी हो गया। करंटली आप 200 रुपए नीचे खरीद रहे हैं करंट मार्केट से, तो उसे हम इन दी मनी कॉल ऑप्शन कहेंगे। इन दी मनी पुट ऑप्शन कैसे होगा? यदि आप रिलायंस की 2200 की पुट खरीदते हो, तो यानी आप रिलायंस 2200 रुपए में बेच सकते हो, हालांकि जबकि मौजूदा रेट 2000 की चल रही है। तो इसका मतलब है कि आपको 200 रुपए आप ज्यादा बेच सकते हो बाजार के रेट से, तो वो इन दी मनी पुट ऑप्शन हो गई। तो इन दी मनी ऑप्शंस में हमेशा एक इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। आउट ऑफ द मनी इसका कंप्लीटली ऑपोजिट होगा। मैं आगे जो स्लाइड आएगी उसमें दोनों ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको चाहिए तो इसका एक ओवरऑल पिक्चर ले सकते हो। अगर आप इन दी मनी कॉल ऑप्शन देखोगे, तो जो एक्सरसाइज प्राइस या स्ट्राइक प्राइस होगी वो करंट अंडरलाइनिंग से कम होगी। आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक कॉल में वो होगी कि स्ट्राइक प्राइस जो है वो करंट मार्केट प्राइस से ऊपर होगी, तो उसे एट द मनी यानी तो वो ऑलमोस्ट बराबर होगी। यदि पुट में आप देखोगे तो इन दी मनी पुट ऑप्शन ये है जब कि आपकी एक्सरसाइज प्राइस जो है वो करंट मार्केट प्राइस से ज्यादा होगी, और आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन ये है कि जो आपकी स्ट्राइक प्राइस है वो करंट मार्केट प्राइस से कम होगी। तो जैसे मैंने कहा कि ओवरऑल ऑप्शन के जो प्रीमियम में है वो इंट्रिंसिक वैल्यू भी होती है और टाइम वैल्यू भी होती है। ऑप्शंस में कभी भी आप ट्रेड करो तो ये सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि टाइम वैल्यू जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑप्शंस प्रीमियम का। और हर दिन टाइम वैल्यू जो है वो कम होती जाती है, यानी कि आप कुछ लंबे समय तक उस ऑप्शन को होल्ड करते हो, और यदि मार्केट में मूवमेंट नहीं आती है तो हर दिन थोड़ा 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 आपका ऑप्शन का प्रीमियम कम होता जाएगा और आपका नुकसान बढ़ता जाएगा। एक मेल्टिंग आइसक्रीम की तरह है। यदि आप आइसक्रीम हाथ में पकड़कर उसको काफी देर तक देखते रहोगे कि अच्छा बहुत अच्छा आइसक्रीम है, बहुत अच्छा आइसक्रीम है, और उसे खा नहीं पाओगे तो वो पूरा आइसक्रीम पिघल जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शंस को काफी लंबे समय तक होल्ड नहीं करना है। मोमेंटम के लिए ऑप्शन सबसे बेस्ट होता है ट्रेड करने को। यदि किसी स्टॉक में मोमेंटम दिख रहा है तो आप उसके ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो। तो ये जैसे कि मैंने टाइम डी के आपको बताया, हर दिन थोड़ा थोड़ा कम होते जाता है। यदि समझो कि कोई ऑप्शन है जिसका प्रीमियम 3 रुपए 25 पैसा है, और यदि स्टॉक कहीं पे भी नहीं मूव होता है और वो धीरे 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 उसका टाइम वैल्यू जो है वो 3 रुपए 25 पैसे से जाके जीरो हो जाएगा, और यदि एंड ऑफ द ऑप्शन में उसका टाइम वैल्यू जीरो हो जाता है और इंट्रिंसिक वैल्यू भी कुछ नहीं रहता है, तो वो ऑप्शन की टोटल वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब आते हैं मेन पार्ट पे, जो कि है स्ट्रेटजीज पे। तो मौजूदा स्थिति में हमने देखा है कि काफी सारे लोग होंगे जो ऑलरेडी इस मार्केट में निवेश करके रखे होंगे, और उनका पोर्टफोलियो या ट्रेडिंग पोजीशन है वो अब काफी करेक्ट हो चुकी है, और वो अनुमान हमको काफी क्लाइंट्स के ऐसे फोन आते हैं कि सर हमने ये लिया था, काफी ऊपर के लेवल में ले चुके थे हम लोग, अब अटक गए हैं, पर यहाँ पे अब हमारे पास उतनी बाइंग पावर नहीं है कि हम उस स्टॉक को एवरेज कर सके। तो उस स्थिति में अब हम क्या करें? ये एक बहुत ही सिंपल सी या बहुत ही फ्रीक्वेंट सी क्वेरी होती है। इस सिचुएशन में आप ऑप्शंस को यूज कर सकते हो। यदि आपकी बाइंग पावर कम है तो आप कॉल ऑप्शंस या पुट ऑप्शंस खरीद सकते हो, डिपेंडिंग की मार्केट की कंडीशंस कैसे हैं। यदि मार्केट मौजूदा स्थिति में है कि जहां पे हमें लगता है कि अभी भी करेक्टिव फेज कंप्लीट नहीं हुआ है, या तो ओवरऑल एक शॉर्ट टर्म बाउंस, यदि आप देखोगे तो करेक्टिव मार्केट में भी ऐसा नहीं है कि एक तरफा बाजार गिरता है। बाजार गिरता है, वहां कंसोलिडेट होता है, थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आती है, यानी कि एक हल्का सा बाउंस आता है,
फिर वो बाउंस होने के बाद मार्केट एक आध दिन रुकता है और फिर वापस अपना करेक्टिव ट्रेंड रिज्यूम करता है। तो इस ट्रेंड्स को हम ऑप्शन के थ्रू प्ले कर सकते हैं। अभी हमें लगता है कि जो करेक्टिव ट्रेंड है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी और एक दो दिन शायद ये करेक्टिव ट्रेंड रहेगा, उसके बाद कंसोलिडेट होकर एक शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी। तो यदि आप ऑलरेडी पोजीशंस में स्टक हो ऊपर के स्तरों में, तो एक या दो दिन के बाद यदि आपको दिखता है कि मार्केट यहाँ से स्टेबल होते हुए या तो आपका स्टॉक स्पेसिफिकली स्टेबल होते हुए रिवर्स ट्रेंड दिखा रहा है, तो उस समय आप उसको फ्यूचर में एवरेज ना करके या कैश में एवरेज ना करके, जैसे ही मोमेंटम आता है आप कॉल ऑप्शंस नजदीक की एट द मनी या स्लाइटली आउट ऑफ द मनी, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर स्टॉक 1200 पे चल रहा है तो या 1200 या 1250 1260 के तक की कोई भी स्ट्राइक प्राइस का कॉल खरीद लीजिए, उस बाउंस को प्ले कर लीजिए, फिर वो जो अप रैली के बाद वो स्टॉक वहां पे अगर रुकने लगता है कुछ समय के लिए, तो वो कॉल ऑप्शन का फायदा जो है वो आप बुक करके निकल सकते हो। कॉल ऑप्शन में केवल प्रीमियम देना होता है आपको, जो कि लागत काफी कम लगती है, या तो आपका जो बाइंग पावर है वो काफी कम लगता है, जिसके वजह से आप वो जो एवरेजिंग का फायदा नहीं उठा सकते थे वो हल्का सा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जिसके चलते हुए आपको ओवरऑल आपकी कॉस्ट जो है थोड़ी सी और कम हो सकती है। दूसरा ये है कि अगर यदि आपको लगता है कि नहीं ये स्टॉक का बाउंस कंप्लीट हो चुका है, पर मेरा जो कॉस्ट है वो अभी तक नहीं आया है, अभी भी काफी अच्छा खासा नुकसान लग रहा है मुझे फ्यूचर या कैश पोजीशन में, अब उस नुकसान को मैं कैसे प्रोटेक्ट करूं, तो आप वहां पे से पुट खरीद सकते हो कि अगर मार्केट गिरना शुरू हो जाता है तो पुट आपको नीचे के स्तरों में प्रोटेक्शन देता है जब भी गिरावट, क्योंकि ये आपका जो स्ट्राइक प्राइस पे आप खरीदते हो, फॉर एग्जांपल आपका शेयर है जो आपकी एवरेज है वो अभी 1800 चल रही है, स्टॉक करंटली 1500 पे ट्रेड कर रहा है, आपको लगता है यहाँ से नीचे घुस जाएगा और मुझे 1500 का लेवल एक बार ब्लॉक करके रखना है ताकि वो 300 रुपए से ज्यादा नुकसान नहीं हो, तो आप 1500 का पुट खरीद लीजिए, यानी कि आपको राइट मिल जाता है उस शेयर को 1500 में बेचने के लिए। फिर वहां से मार्केट गिरता है तो ओवरऑल जो पुट की वैल्यू है वो बढ़ती रहेगी, स्टॉक की वैल्यू कम होती है, नेट में आपको नुकसान नहीं होगा, उस तरीके से आप उस ओवरऑल नुकसान से थोड़ा सा बच सकते हो। तो इस तरीके से आप ऑप्शंस को अपने पोर्टफोलियो में भी यूज कर सकते हो। काफी बार हमने देखा है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बोलते हैं कि अरे यार डेरिवेटिव्स हमारे काम के नहीं है, हम तो ओवरऑल इन्वेस्ट करते हैं, पर वो इन्वेस्टमेंट्स में भी उतार चढ़ाव होते हैं जिसको आप बेटर नेविगेट कर सकते हो ऑप्शंस के थ्रू। ये तो एक सिंपल स्ट्रेटेजी हो गई कॉल बाय करने का और पुट बाय करने का। अब यदि आप उसमें भी कहते हो कि नहीं सर मैं कॉल बाय कर लूं पर एक या दो ही लॉट बाय कर सकता हूं मुझे, जबकि मेरी टोटल पोजीशन 6 से 7 लॉट की है, तो अब मैं क्या करूं, तो उसमें आप बुल कॉल स्प्रेड से ओवरऑल काम कर सकते हो। यदि आप देखोगे तो बुल कॉल स्प्रेड में आप एक ऑप्शन खरीदते हो और दूसरा ऑप्शन बेचते हो, नेट में आपको प्रीमियम कम भरना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए आप 14,500 का एक कॉल खरीदते हो 50 रुपए में और 1400-700 का कॉल बेचते हो 20 रुपए में, तो जबकि आप सिर्फ कॉल खरीदते तो आपको 50 रुपया भरना होता है, पर यहाँ पे नेट डिफरेंस में आपको केवल 30 रुपए भरने होंगे, तो यहाँ पे से थोड़ी सी और आपको एक लीवरेज मिल जाती है। हालांकि इसमें प्रॉफिट लिमिट हो जाएगा जबकि लॉस भी लिमिटेड है, तो उसका यदि आपको देखोगे तो ओवरऑल ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से बन के आएगा कि 14,500 के ऊपर जब तक स्टॉक जाएगा 14,700 तक आपको प्रॉफिट होगा, 14,700 में आपका प्रॉफिट कैप हो जाएगा। तो ये ट्रेडर्स यूज कर सकते हैं नए ट्रेड्स भी इनिशिएट करने को। यदि आपको कोई स्टॉक लगता है कि कोई पॉजिटिव मोमेंटम है स्टॉक में और मुझे फ्यूचर्स और ऑप्शंस फ्यूचर्स के थ्रू नहीं करना है क्योंकि इस मार्केट में मैं उतना रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, मुझे कॉल भी नहीं खरीदना है क्योंकि कॉल अगर लंबे समय तक रखा मैंने होल्ड करके तो टाइम वैल्यू जो है वो मेरी खा जाएगा, तो वो टाइम वैल्यू को निगेट करने के लिए भी ये बुल कॉल स्प्रेड मदद करता है, क्योंकि एक सेल पोजीशन है जिसमें टाइम वैल्यू की बेनिफिट आपको मिलेगी, एक बाय पोजीशन है जिसमें टाइम वैल्यू आपके अगेंस्ट काम करेगा, और नेट में टाइम वैल्यू का इतना इफेक्ट नहीं आएगा, वो एक दूसरे को ऑलमोस्ट कैंसिल आउट करता हुआ दिखेगा। तो इस तरीके से ये नई ट्रेडिंग पोजीशंस भी बनाने के लिए ये बुल कॉल स्प्रेड्स यूज कर सकते हैं। सिमिलरली मंदी की पोजीशंस बनाने के लिए आप बेयर पुट स्प्रेड्स यूज कर सकते हो, इसमें आप 14,400 का पुट खरीदते हो 50 रुपए में और 14,200 का पुट बेचते हो 25 रुपए में। ये जस्ट एग्जाम्पल है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप बुल कॉल स्प्रेड करिए या बेयर पुट स्प्रेड करिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नेट टू नेट आपको प्रीमियम भरना होगा। यदि आप 14,200 का पुट खरीद लेते हो 25 रुपए में और 14,400 का पुट बेच देते हो 50 रुपए में, यानी कि आपको 50 रुपया आया और 25 भरा, यानी कि 50 का आपको फायदा हुआ, इसका मतलब है आपने जो स्ट्राइक्स है वो रॉन्गली बाय और सेल की है, तो आपको ये ओवरऑल इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये आपका रिवर्स ट्रेड हो गया होगा। इस तरीके से हमेशा ध्यान रखना है कि आप पुट और कॉल के स्प्रेड्स करने के समय पे पे ऑफ ग्राफ सेम होगा पुट का भी, आपका लॉस कैप हो जाएगा
और 14,200 तक आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा, स्टॉक वहां तक गिरता है तो उसके बाद आपका प्रॉफिट भी कैप हो जाएगा। भाई इस तरीके से मुझे आपको ये बताना था, एक थोड़ा सा शॉर्ट प्रेजेंटेशन करना था कि कैसे जो कैश के ट्रेडर्स है या इवन जो इन्वेस्टर्स है या कि जो डेरिवेटिव के ट्रेडर्स है, ऑप्शंस जो है वो हमेशा सभी के काम आता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ओवरऑल ट्रेडिंग टूल ही है, इन्वेस्टर्स इसे यूज नहीं कर सकते। आपका ऑब्जेक्टिव आपको बहुत ही अच्छी तरीके से डिफाइन करना होगा ट्रेड में एंटर होने से पहले, और उस ऑब्जेक्टिव को स्टिक करके एंटर भी सबको साथ में, पूरी पोजीशन साथ में करनी होगी और एग्जिट भी साथ में करनी होगी। अब मान लीजिए कि आपने बुल कॉल स्प्रेड ले लिया, स्टॉक वहां से बढ़ गया, तो जो बाय कॉल ऑप्शन थी उसमें तो मुनाफा मिल रहा है, पर जो सेल कॉल ऑप्शन थी उसमें नुकसान हो रहा होगा। नेट में आपको मुनाफा मिल रहा होगा। तो ये नहीं है कि जो प्रॉफिट वाली पोजीशन है वो काट देता हो, नुकसान वाली पोजीशन थोड़ा कम नुकसान होगा फिर काटूंगा, या तो वो प्रॉफिट में आएगी तब काटूंगा। नहीं, ये चीज करोगे तो आप को नुकसान और ज्यादा हो सकता है। जो मुनाफा कमाया था वो भी जाएगा, उसके ऊपर भी नुकसान होगा अगर मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू कर गया तो। इसीलिए जो ऑब्जेक्टिव आपका था कि आपको इस पोजीशन में इतने तक का आपका टारगेट था, वो टारगेट मीट हुआ तो पोजीशन एंटर भी साथ में करनी है, एग्जिट भी साथ में करनी है। ये एक सिंपल चीज बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। अब आ जाते हैं इस वॉलेटाइल मार्केट में कुछ ट्रेडिंग रूल्स को फॉलो करने को। हालांकि इसमें से कुछ रूल्स क्षितिजा ने कवर किए, जैसे कि रिजल्ट वाला रूल उसने कवर किया था कि यदि किसी स्टॉक का रिजल्ट है तो एक दो दिन पहले और एक दो दिन बाद उसमें थोड़ा सा ट्रेडिंग अवॉइड कीजिए। मार्केट में काफी सारे स्टॉक्स है, जरूरी नहीं है कि जिस जिस कंपनी का रिजल्ट आया है उसी में ट्रेड करना हो, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि हमें ऐसा लगता है कि इस कंपनी का रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है, तो इसके लिए स्टॉक भागेगा। पर अच्छे रिजल्ट पे भी कभी कभी सेलिंग प्रेशर आ जाता है, क्योंकि स्टॉक पहले ही रनअप दे चुका होता है। और उल्टा भी हो सकता है, बुरे रिजल्ट पे स्टॉक भाग भी जाता है क्योंकि करेक्टिव पे करेक्शन पहले हो चुका है। वो रिजल्ट की जो मूवमेंट है वो प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि काफी सारी पोजीशंस उस रिजल्ट के बेस पे अलग अलग धारणाओं पे क्रिएट हुई होती है, और फिर वो रिजल्ट के बाद लिक्विडेट भी होती हुई दिखती है। ठीक है। जब भी मैंने कहा कि इस वॉलेटाइल मार्केट में कंटिन्यूअसली प्रॉफिट्स बुक करते रहो और स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्टली मेंटेन करो। किसी भी पोजीशन में आप लेते हो तो रिस्क टू रिवॉर्ड आपका 2:1 रखिए। यानी कि आपको लगता है कि स्टॉक अभी 1200 पे ट्रेड कर रहा है, मेरा टारगेट 1500 है, तो 100 रुपए का यदि आप रिवॉर्ड लेते हो तो 50 रुपए अगर नीचे जाता है स्टॉक तो उस पोजीशन को काट दीजिए। फिर वहां से अगर स्टॉक वापस रिवर्स होकर टर्न होकर शुरू होता है मूव होना, तो आपको वापस री एंटर होने के लिए कोई भी मना नहीं करेगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस अगर आप इस मार्केट में फॉलो करोगे तो वो आपको बेटर नेविगेट करने में मदद करेगा, आपके लॉसेस को थोड़ा सा कैप करता हुआ दिखेगा। जैसे कि इन्होंने क्षितिजा ने बताया था कि S1 है, R1 है, R2 है, R3 है, ये सारी चीजें बहुत काम आती है। और यदि कोई स्टॉक 1-1:30 बजे के बाद ऑल टाइम हाई या मतलब डेज लो या डेज हाई क्रॉस करता है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में वो उसी डायरेक्शन में ट्रेड करेगा नेक्स्ट डे तक। तो यदि आपकी ऑपोजिट पोजीशन है तो काट लीजिए, और या तो सिमिलर ट्रेंड में पोजीशन है तो उसका स्टॉप लॉसेस ट्रेल करते रहिए। तो क्योंकि टेक्निकल टर्म्स में यदि हम देखोगे तो वो ऑलमोस्ट अगर 1 बजे के बाद वो डेज लो या वो कर रहा होगा तो वो R2 के नजदीक होगा। और यदि R2 एक बार स्टॉक ब्रेक करता है या S2 स्टॉक ब्रेक करता है, वो काफी तेजी से S3 की तरफ या R3 की तरफ जाता है। और हमेशा आप देखोगे R2 और R3 के बीच में गैप जो है काफी बड़ा होगा। ये लेवल्स आपको चाहिए तो जैसे क्षितिजा ने भी बताया, हमारा जो डेली टेक्निकल रिपोर्ट आता है उसमें करीबन 120 स्टॉक्स है, जिसके सारे ये हम लोग लेवल्स आपको डेली देते रहते हैं। और दूसरा, इस करेक्टिव फेज में एक चीज तो हमें हमेशा से सीखनी मिल हमें हम ये हमेशा से कहते हैं, पर इस करेक्टिव फेज में वो काफी और प्रबल होकर आती हुई दिख रही है। जंक स्टॉक्स है वो शायद शॉर्ट टर्म में आपको एक बहुत बढ़िया मूव दे सकते हैं, पर कभी भी उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। उन्हें अवॉइड कीजिए, कोई और को करना है उसको वो रिस्क लेना है तो लेने दीजिए। आप आपका हार्ड एंड मनी उन जंक स्टॉक्स में मत डालिए। अच्छी कंपनी बुरे समय में भी साथ में रहती है और रिकवर होती है। इस तरीके के स्टॉक्स शायद जब बहुत तेजी वाले मार्केट में अच्छे रहते हैं, पर जब भी मार्केट थोड़ा सा भी टर्न होता है इसमें से एग्जिट नहीं मिलता है। ये स्टॉक्स रिवर्स सर्किट में चले जाते हैं और हम बेच नहीं पाते हैं, और इसमें फिर काफी लंबे समय तक स्टक रहते हैं, यानी कि 6 साल 7 साल 8 साल तक आपका पैसा उसमें ब्लॉक हो जाता है। तो हमेशा अवॉइड कीजिए जंक स्टॉक्स में, लॉस मेकिंग कंपनीज में नहीं इन्वेस्ट कीजिए।
काफी सारी जो नई आईपीओज आए थे, आईपीओ के समय में तो वो बहुत ही प्रॉमिस दिखा रहे थे। पॉलिसी बाजार हो जाए, जोमेटो हो गया हो, नाइकिया हो गया हो, काफी चर्चा में रहे थे कि इस कंपनी की इतनी वैल्यूएशन हो गई। जो कंपनी काफी दशकों से है उससे भी बड़ी वैल्यूएशन इन कंपनियों की हो गई थी। और अब हमें दिख रहा है सभी की वैल्यूएशन कैसे एक साथ करेक्ट होती हुई दिख रही है। तो ये कुछ ट्रेडिंग रूल्स थे। अब हम ओवरऑल फ्लोर को ओपन करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर के लिए। चैट बॉक्स में भी मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों ने कुछ चैट किए हुए हैं। तो हम एक एक करके क्वेश्चंस लेते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि यदि मैं देख रहा हूं तो चैट बॉक्स में भी काफी स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चंस है कि इन्फोसिस है, जैसे कि विजय सोनी जी ने पूछा है कि इन्फोसिस और कोटक महिंद्रा बैंक का क्या लगता है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चंस हम 1 to 1 लेंगे। यानी कि आप यदि समझ लीजिए किसी ने टाटा एलेक्सी के हर्षित संध्याला जी ने भी पूछा है टाटा एलेक्सी के बारे में। अ, मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस भी ब्रांच के साथ आप एसोसिएटेड हो, ठीक है, उसके आरएम या डीलर से आप डायरेक्टली मुझे मंडे कॉल कर सकते हो 10 साढ़े 10 के बाद कभी भी। तो हम 1 to 1 स्टॉक ले लेंगे ताकि क्या है, मैं आपको आसानी से और लंबे समय तक समझा भी पाऊंगा और आपके काफी एक से दो नहीं, कम से कम 4 5 6 जितने भी स्टॉक क्वेरी है वो मैं ले सकूंगा। इसके अलावा राजकुमार खेमचंदानी जी ने पूछा है कि विच रिजल्ट्स शुड बी which results should be seen consolidated और स्टैंड अलोन एंड क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर। सर आप दोनों ही देखना चाहिए, स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड, क्योंकि कोई कंपनीज होती है जिनकी ओवरऑल जो सब्सिडरीज होती है उससे भी काफी अधिक रेवेन्यूज आता है। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको हमेशा स्टैंड अलोन देखना है और क्या कंसोलिडेट, दोनों ही दिखना है। कंसोलिडेटेड हमेशा देख लीजिए क्योंकि उसमें स्टैंड अलोन का इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली आ जाता है। और क्यू एन क्यू और वाई ओ वाई दोनों कंपेरिजन देखने चाहिए। कभी कभार होता है कोई सिक्लिकल कंपनीज होती है तो आप उसको वाई ऑन वाई देखोगे तो बेटर होगा। पर कोई कंपनीज होती है कि जिनको क्यू एन क्यू और वाई ओ वाई दोनों देखना पड़ता है कि पिछले क्वार्टर से वो कितना ग्रो होती है और वाई ओ वाई से कितना ग्रो होती है। ये दोनों चीजें महत्वपूर्ण है। ऐसा मैं पिन पॉइंट नहीं कह सकता हूँ कि हमेशा वाई ऑन वाई ही देखे और क्यू ऑन क्यू नहीं देखे। ठीक है। अनिल जी, सेक्टर स्पेसिफिकली भी मैं आपको यही कहूंगा कि मैं अगर स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज मैं लेने लगा तो ये जो ओवरऑल सेशन के बारे में जिन लोगों को जानना है वो नहीं जान पाएंगे। आपका सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक जो भी क्वेरीज है मैं उन्हें आपकी कंप्लीट सेटिस्फेक्शन तक आंसर करूंगा, 1 on 1 आंसर करूंगा। प्लीज आप उसको डायरेक्टली हमें कल कॉल कीजिए। आपका जो भी आरएम है या जो भी डीलर है या तो ब्रांच मैनेजर है उनके साथ आप कोऑर्डिनेट करके, चाहिए तो मैंने पावर पॉइंट में उनके नाम भी और नंबर भी दिए हुए हैं जोनल वाइज, जो जोन मैनेजर्स हैं। आप वेस्ट में यदि आप है तो आप नीलेश परब के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नॉर्थ में मृत्युंजन के थ्रू और ईस्ट में संदीप के थ्रू। तो इनके थ्रू भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं वो जो स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ चैट में सारे ही स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज है, तो उन्हें ना लेते हुए मैं अब ओवरऑल जो पार्टिसिपेंट्स ने अपने हैंड्स रेज किए उनकी ओर जाना चाहूंगा। मीना जी, मीना देवी जी, आपने आप अनम्यूट करके आपका प्रश्न पूछ सकते हो। हेलो सर। हाँ हेलो बोलिए। सर, हाँ सर बोलिए। ये पूछना था, हमारा जो भी डीमेट बैलेंस में शेयर्स है वो पोर्टफोलियो में वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है आपका वो वेबसाइट। सर वो आपको आपके डीलर से एक बार चेक करना होगा। हो सकता है कभी कभार एक आध दो बार वो अपलोडिंग या रिफ्रेश में कुछ इश्यू हो सकता है, क्योंकि अभी हम लोग के ओवरऑल सब सॉफ्टवेयर्स भी अपडेट होते हुए हो रहे थे। तो मुझे नहीं लगता अब लगा, और सब और सारे अपग्रेडेशन हो चुका है तो अब नहीं होगा। अगर ऐसा कहीं होता है तो आपको डीलर को आपको हाईलाइट करना होगा कि ये क्यों हो रहा है, तो वो ही आपको उसका सोल्यूशन बता पाएगा। वो सारे स्टॉक्स जो है पोर्टफोलियो में इमीडिएट रिफ्लेक्ट नहीं करता, दैट मीन्स आफ्टर 24 आवर्स 48 आवर्स के बाद भी वो रिफ्लेक्शंस नहीं आता। 6 मंथ हो गया अभी भी रिफ्लेक्शंस नहीं आया।
सर आप कौन से जूम ब्रांच से ट्रेड करते हो? मैं वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ। सर तो आप संदीप जी का नंबर जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना, आप उनको मंडे को कॉल कीजिए, उनको बताइए कि ये इश्यू क्यों मुझे आ रहा है बार बार। हो सकता है कि आपका अकाउंट स्पेसिफिक कुछ इश्यू हो, तो वो उसको भी सॉर्ट आउट करके आपको दे देंगे। ठीक, ओके, थैंक यू सर। और सेकेंड ये पूछना चाह रहा था, ये ऑप्शंस जो आपने बताया बहुत अच्छा है, इसको क्या और भी लाइव एग्जांपल के थ्रू आप लोग दे सकते हैं ऑप्शन? सर आने वाले समय में हम ओवरऑल एक सिर्फ डेडिकेटेड डेरिवेटिव्स के लिए भी ट्रेनिंग सेशन करेंगे। तो हम कोशिश करेंगे, क्योंकि लाइव में ये होता है ना सर, कि लाइव देने में एक तो काफी पार्टिसिपेंट्स उस समय अपने ट्रेड में होते हैं, इस वजह से भी नहीं जुड़ पाते हैं। और हमें भी काफी सारे जो क्लाइंट्स हैं उनके बार बार कॉल आते हैं, तो वो एक कंटिन्यूअस सेशन देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर भी हम कोशिश करेंगे यदि एक आधा सेशन हम लाइव भी कर सके तो। पर डेडिकेटेड ओके, आने वाले समय में हम लोग का सिर्फ डेरिवेटिव्स पे भी एक सेशन होगा। थैंक यू, थैंक यू। या रवि मालपानी जी, आप अनम्यूट करके आपका सवाल पूछ सकते हो। Can you hear me, sir? हाँ सर बोलिए। सर गुड आफ्टरनून सर। बहुत गुड अच्छा आफ्टरनून। सेशन लिया सर, बहुत अच्छा लगा, काफी मार्केट सीखने मिला। सर मेरे 3 क्वेश्चंस है। हाँ सर मुझे पोर्टफोलियो शिफ्टिंग करना है, स्विचिंग ठीक करना है, है, ठीक तो है। मैं किसको, मैं नीलेश परब सर के अंदर में आता हूँ वेस्ट ओके, में, तो उनको मेल भेजूं या कैसा करूँ सर? मेरी होल्डिंग मैंने चैट बॉक्स पे हाँ एक सर। सेकंड, IDBI capital.com एक ईमेल एड्रेस मैंने चैट बॉक्स पे डाला है, retail.research@idbicapital.com। तो ओके आप इसमें और आपके जो डीलर है और नीलेश जी, इन सबको रख के एक मेल भेज दीजिए पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए। बाकी सारे भी आप उस पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए इस पे मेल भेज सकते हैं। अ, तो उस पे से हम आपको तुरंत ही रिप्लाई दे देंगे। चलेगा सर। मुझे डीलर कौन है और आरएम कौन है मुझे नहीं पता, आप डालूंगा। नीलेश जी को ईमेल और मुझे ईमेल, इस ईमेल एड्रेस पे भेज दीजिए, हम लोग रिव्यू करके आपको रिटर्न भेज देंगे। चलेगा सर। और सर कोई इंडिविजुअल क्वेश्चन है तो मैं नीलेश परब सर को ही फोन करूं तो आपको उनको कनेक्ट? उनको फोन करके मुझे बोलिए कि मेरे ये क्वेश्चंस है, मैंने इस सेमिनार अटेंड किया था, तो आप किसी का नंबर या तो मुझे दे दीजिए जिनके थ्रू मैं, या तो वो आपको मेरे साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है? सर और लास्ट क्वेश्चन जो अभी मीना देवी सर ने पूछा था अभी, सर हम्म। ये पोर्टफोलियो में बैंक साइड में नेट बैंकिंग से अलग ही पोर्टफोलियो दिखता है और पोर्टफोलियो में अलग ही दिखता है सर, ये है सर प्रॉब्लम? आप खुद चेक कर लेना, जल्दी हो जाएगा सॉल्व, मगर है सर प्रॉब्लम वो जो बता रहे हैं ना। हाँ हाँ। मेरे 15-16 अकाउंट है सर, मैं हमारा ग्रुप का अकाउंट है 15-16, सभी में यही प्रॉब्लम आता है सर। मैं उसको एक बार चेक करके तो वो देखता हूँ उसमें क्या हो हाँ सकता टेक्निकल टीम में कोई इशू है, बैंकिंग में है। अच्छा दिखता है पोर्टफोलियो, नेट बैंकिंग में, होल्डिंग में नहीं दिखता है सर। पूरे ठीक है। 15-16 आप अकाउंट में कोई प्रॉब्लम है सर? ठीक है, मैं उसको चेक करके देख लेता हूँ कैसे सॉर्ट होता है। तो शशि थैंक यू। कुमार जी, यूवर आप पूछ रहे थे कि साउथ जोन के लिए कोई कांटेक्ट हो, तो आप मुझे मेरे ईमेल एड्रेस पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। मैं मेरा ईमेल एड्रेस भी डाल देता हूँ। सो आप इस एड्रेस पे ही डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो या कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा भी आप भले साउथ जोन से हो, पर आप बाकी किसी को भी कनेक्ट करोगे तो वो भी आपको रिस्पेक्टिव आपके ब्रांच का कनेक्ट दे देगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ, जसप्रीत जी, आप अनम्यूट करके आपका सवाल पूछ सकते हो। जसप्रीत जी अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हेलो हो। हेलो हाँ सर, हाँ बोलिए हेलो। सर। नमस्ते जी। नमस्ते। आपने ये बोला था कि अभी मार्केट आपकी संभावना से तकरीबन
11,000 तक, 16,800 से 11,000 तक गिर जाएगा, और उसके बाद एडवाइस किया है कि हम SIP करें। तो सपोज हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में SIP करें कि कैसे करें? जैसे हमारे पास 10 लाख रुपए हैं और 6 महीने में, अनुमान के लिए 6 महीने में हम डिप्लॉय करना चाहते हैं, तो हम डिक्रीजिंग वाला या 6 लाख रुपए है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में करें कि कैसे करें? नहीं सर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मत कीजिए ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कीजिए। आप यदि 1 लाख रुपया डाल रहे हो तो अभी हो सकता है कि आपको उसके 100 शेयर आएंगे, मार्केट 1 महीने में घटा तो उसके 110 शेयर आ जाएंगे, और घटा तो 120 आ जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली मार्केट ही आपके शेयर्स बढ़ा देगा। अमाउंट सेम रखिए। SIP का मतलब वही होता है कि हर महीना सेम अमाउंट डालना, क्योंकि आपको एवरेजिंग का फायदा मिल सके। क्योंकि पहले आप 1 लाख रुपए में 100 शेयर ले रहे थे, अब 110 शेयर मिलेंगे आपको, फिर 120 शेयर मिलेंगे, फिर 125 शेयर मिलेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी एवरेज बेटर होती जाएगी। वो सबसे बड़ी ब्यूटी है SIP की। और यदि आपको ऐसा लगता है कि मुझे स्टॉक स्पेसिफिक नहीं जाना है, या तो जो 25 स्टॉक हमने बताए वो भी नहीं करने, मुझे स्टॉक स्पेसिफिक नहीं समझ में आ रहा है, तो आप सिस्टमेटिकली ETFs में, यानी कि निफ्टी 20 में, जिसमें कि वो ऑलमोस्ट निफ्टी को मिमिक करेगा, उसमें क्या है कि आपको ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक सोचने की जरूरत नहीं। आपको पता है कि निफ्टी यहाँ से 10 से 12% हर बार बढ़ेगा, तो मुझे उतना रिटर्न काफी है मेरे लिए। क्योंकि कोई लोग रिटायरमेंट के लिए प्लान करते रहते हैं, तो उनको बोलते हैं कि मेरे को स्टेडी रिटर्न चाहिए, मेरे को स्टॉक स्पेसिफिक रिस्क नहीं लेना है। तो एक बास्केट आपको वन गो में निफ्टी 20 में मिल जाएगा, और जो सबसे सेफेस्ट और भारत के सबसे बेस्ट 50 स्टॉक है जो निफ्टी में आते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आप उन स्टॉक्स में निवेशित हो गए हो, तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हो कि हर महीना निफ्टी 20 बाय कर लीजिए। तो अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मतलब 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो निफ्टी में इन्वेस्ट करना उचित रहेगा कि इंडिविजुअल स्टॉक में उचित रहेगा? नहीं सर, निफ्टी 20 में भी उचित रहेगा। यदि आप देखोगे तो जो 2020 में हम लोग ने कोविड के लो किया था, हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि निफ्टी का रिटर्न और स्टॉक का रिटर्न हमेशा मैच होगा, पर वहां से यदि आप देखोगे तो भी निफ्टी ने एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है, वो रिटर्न बुरा नहीं है। यदि आप 2007 में, मैं लो में नहीं पकड़ता हूँ, आप प्रीवियस हाई को 12,500 को क्रॉस करने के बाद भी आपने इन्वेस्ट किया होता, तभी भी 50% रिटर्न आपको मिलता है। 18,000 के आसपास का हाई था, और अभी भी 16,000 के आसपास हम चल रहे हैं। तो इस तरीके से निफ्टी में हमेशा एक बेंचमार्क रिटर्न दिया हुआ है, जो कि अराउंड 13, 14 या 15% के केगर पे 5 से 7 साल के बीच में, यदि आप देखोगे तो अनुमान 5 साल में हमने निफ्टी को ऑलमोस्ट डबल होते हुए देखा है, जो कि काफी अच्छा रिटर्न है एक रिटायरमेंट परस्पेक्टिव से। यदि आपकी उम्र यदि रिटायरमेंट के करीब है, तो मैं कहूंगा स्टॉक की वॉलेटिलिटी से बेटर है आपकी इंडेक्स लीजिए, इसमें वॉलेटिलिटी कम हो। यदि आपकी रिटायरमेंट को अभी 20 साल का समय है, तो आप अभी स्टॉक की वॉलेटिलिटी ले सकते हैं, क्योंकि आपको वो फंड 20 साल के बाद चाहिए। तो 20 साल में स्टॉक्स भी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे देंगे। पर यदि आपको 5 साल के बाद ही उस पैसे की जरूरत है, तो आपको वॉलेटिलिटी कम करके इंडेक्स ETFs में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो डिपेंड करता है कि आपको उस फंड की जरूरत कब होगी। मेरे को तो से 5 साल के बाद जरूरत होगी, अभी तो जरूरत नहीं है। तो सर बेटर होगा कि आप कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, जो कि निफ्टी 50 में नहीं आते हैं, और लार्ज कैप है जो निफ्टी 50 में नहीं इंक्लूड हुए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि डी मार्ट है, जो निफ्टी 50 में नहीं है पर अपने सेक्टर में लीडर है। डिफेंस वाले स्टॉक शायद कुछ निफ्टी 50 में नहीं होंगे, पर अपने सेक्टर में लीडर है। तो वो चुनिंदा 3-4 स्टॉक आप छोटे अमाउंट में निवेश कर सकते हैं। बाकी का अमाउंट आप निफ्टी 50 ETF में लगा दीजिए, ताकि आपकी पोर्टफोलियो की वॉलेटिलिटी कम हो जाए। तो अभी हमारा अनुमान है कि 11,000 तक जाएगा, तो अभी हर एक तो SIP जो करें वो 6 महीने में हर महीने लगाए कि इंडेक्स को देखकर, मतलब स्टॉक स्पेसिफिक? सपोज आपने उदाहरण लिया डी मार्ट का, तो डी मार्ट का कितना परसेंटेज गिरता है और उसके हिसाब से करें कि किस तरह, क्या उचित रहता है इसमें? निफ्टी 20 में आप मंथली कर नहीं, लीजिए। निफ्टी 20 की नहीं, मैं स्टॉक स्पेसिफिक स्टॉक की बात कर रहा हूँ। स्टॉक स्पेसिफिक करना हो तो आप इस हिसाब से कीजिए कि फॉर एग्जांपल मेरे को उस स्टॉक में ओवरऑल इस 6 महीने में 1 लाख रुपया डालना है, तो मैं वो 5 पार्ट में डालूंगा। ये कर सकते हो आप कि पहला पार्ट में डालूंगा आज, फिर वहां से स्टॉक 10% गिरता है तो दूसरा पार्ट डालूंगा, फिर वहां से और स्टॉक 5% गिरता है तो दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट डालूंगा,
वहां से चौथे 5% पे मैं और एक पार्ट डालूंगा। तो मेरे 10, 15 और 20% तक मैंने 4 पार्ट डाल दिए हैं। उसके बाद में जब मैंने लास्ट पार्ट डाला, उसके बाद में भी अगर समझो कि समय सीमा, मतलब ये एक ही महीने के अंदर सारा हो गया और अब और 5 महीना बाकी है, तो फिर मैं जो बैलेंस मेरा पैसा बचा होगा वो मैं SIP मंथली में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। या तो ये सब कैलकुलेशन नहीं करना है कि मुझे ये सब हर बार हर दिन मैं मार्केट नहीं देख सकता हूँ, तो सिंपल है, हर महीने की पहली तारीख पे या तो हर महीने की जो भी तारीख आपको पसंद है उस तारीख के पैसा डाल दीजिए। इतना सारा फ्लक्चुएशन नहीं होगा कि आपको ओवरऑल कि कल स्टॉक 10% गिर गया और 3 दिन के बाद 20% बढ़ गया, वैसा वाला फ्लक्चुएशन नहीं होगा। कल 10% बढ़ा होगा और आपकी डेट तक शायद वो 8% ऊपर होगा, या तो 10% नीचे और 8% नीचे होगा। उतना ही अंतर होगा, ज्यादा अंतर नहीं होगा। तो आप दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू मेरा, थैंक यू। ओके ओके। यश जी, आप अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हो। Good afternoon, sir. Are you able to hear me, sir? Yes, I am able to hear you. Yeah, yes, sir. Sir, my question is regarding the IDBI direct trading account. It is related to that. My question is, suppose you have 50,000 in your savings bank money, and today you want to invest. सर आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है। सर एक मिनट, मैं ब्लूटूथ से हटता हूँ। Let me be away from Bluetooth, sir. 1 second. Hello. Okay now, sir? Yeah, I can hear. Yeah. Sir, my question is regarding IDBI direct trading app. Sir, suppose you have 50,000. 50,000. Suppose you have your saving bank fund today, out of which you want to do some trading. You want to do some buying. Suppose out of 50,000, beginning I have put a bid for 40,000. So your left out balance is 10,000 only. Okay, sir. Now, so sometime suppose out of that 40,000, which is for which the bid is already put, and your balance has got reduced to 10,000 only. Now, suppose this 40,000, you want to cancel the order. Suppose you order, you decide, you take a decision, I want to cancel it. So then, as a matter of principle, this 40,000 should get restored back to your balance of 10,000. It should become 50,000 because initially it was 50,000. In Zerodha, suppose you cancel a bid which you have put today, immediately the fund gets transferred back to your, the amount gets transferred back to your free fund, and you can reinvest it. But in IDBI, suppose this situation comes, then that 40,000 which you had initially put in the beginning of the day or during the day, it does not get restored back to your fund till the next day comes. So this is a big drawback in IDBI direct trading app. Okay, I need to check, sir, this with the technical team, because convey my point to you, sir, correctly. I got your question correctly, but I need to check this with the technical team, because I am not much more involved into the technical side or the trading side. I am more involved onto the research side, but definitely I'll check with this and get back to you. You can do is you can drop your coordinates to me. I have already given my email ID, so I'll check with it and I'll surely connect you with the concerned person or the relevant person who can answer the question to your satisfaction. Yes, so let me just add one more point to it. In Zerodha, because I have an account with Zerodha also, and I keep doing the trading there also. There, it is very much there. It is not a something like the moon I am asking. It is there. Yeah, I agree with you, sir. That should be what is a logical scenario. But still, Yes, since I am not into that forte, I would not be able to say it with some authority. Immediately, yes, you can't answer. I understand, sir. So you kindly convey this, sir. If you don't mind, I just missed your mail. Can I take your mail so that I can drop the mail? Can I take it now, or you can put it on screen or something? It is I'll note down. It is Miraj, MIRAJ. Yes, sir. Miraj. .Vora, VORA. VORA, not VOHRA. VORA. No, okay. VORA @idbicapital.com. idbicapital.com. Okay, sir. I'll drop a mail showing this concern. So you kindly get it. Yeah. Yeah. This is a very sore point, sir. It troubles a lot. Yes, sir. Yeah.
Thank you very much. सिद्धार्थ जी, आप अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हो। थैंक यू मिराज जी। एक्चुअली मैंने काफी सारे क्वेश्चंस लिख लिया था, बट आफ्टर दैट सिंस यू हैव आस्क्ड कि स्टॉक स्पेसिफिक अलग से एड्रेस होगा, तो आई हैव सम जनरल क्वेश्चंस। उसमें से एक ये है कि चिप क्राइसिस जो है, हाउ इट इम्पैक्ट सोनाकॉम, और जो भी ऑटो या ऑटो एंसिलरीज जो है उसको कैसे इम्पैक्ट हो रहा है? देखिए, चिप क्राइसिस अभी काफी हद तक सुधरते हुए दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो साल भर पहले जो सिचुएशन थी अभी भी वही है। और उसके अलावा भी आप देखोगे तो सोनाकॉम्स जो है वो ईवी के कंपोनेंट से सप्लाई करती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को और टेस्ला को। बेसिकली हमने देखा है कि टेस्ला को अभी तक इतना प्रोडक्शन में इश्यू नहीं आया है, क्योंकि उनकी ओवरऑल जो कार्स है वो काफी प्रीमियम सेगमेंट में रहती है ईवी में। तो और यूरोप और चाइना और उन सब जगह पे भारत के जितने ईवी ऑप्शंस नहीं है। अपने यहाँ पे आपको ईवी टाटा में भी मिल जाएगी, उसके अलावा बाकी सारी कंपनीज भी है, एमजी और वो सब जो ईवीज बनाती है, और टेस्ला आपको यहाँ पे इंपोर्ट करके लानी पड़ती है। इसके लिए अपने को यहाँ पे इतना नहीं समझ में आता है, पर अब्रॉड जो कल्चर है टेस्ला का वो काफी हद तक चेंज होता हुआ दिख रहा है, और वहां पे उतना वेटिंग पीरियड नहीं दिखता है। नहीं, ठीक है, तो एक्चुअली मेरा सर थोड़ा और स्पेसिफिक मैं करता हूँ कि अभी चिप का वेटिंग टाइम इज 1.5 to 2 years, एंड क्या है कि अभी इंस्टेंटली जो चिप मिल रहा है इट इज अराउंड 10 times द प्राइस। अभी ऑटोमोबाइल सेगमेंट ये एक हद तक एब्जॉर्ब कर सकता है, मैं मानता हूँ, पर लॉन्ग टर्म में कुछ फर्क पड़ेगा क्या? सर, लॉन्ग टर्म में तो उल्टा का और बेटर ही होगा। यदि आप देखोगे तो एक चीज ये है कि जो मेटल के प्राइसेस कम हुए हैं इतनी तेजी से, तो वो उनका एक मेजर कंपोनेंट है इनपुट कॉस्ट का। ठीक है, चिप जो है ओवरऑल एक इतना बड़ा कंपोनेंट नहीं है। पहले समझो कि एक गाड़ी में 5,000 की चिप जाती थी, अब वो 50,000 की हो गई है सेम चिप्स, अगर मैं 10 टाइम्स कॉस्ट भी गिनूं तो उन्होंने उसको ऑलरेडी अपनी कॉस्ट इंक्रीज में इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। वो डायरेक्ट टू डायरेक्ट पास ऑन हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कंपनी एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, और ये जो बेनिफिट इनको मिलेगा कि मेटल के प्राइसेस है जो कि सबसे बड़ा इनपुट कंपोनेंट है एक गाड़ी में बनाने का। ठीक है, तो इसके लिए इसकी वजह से हम लोग ने इन दो स्टॉक्स को दिया हुआ था। ओके सर, ऑटो एंसिलरीज में भी डर नहीं है ना? सोनाकॉम या मदरसन, इसमें भी डर नहीं है ना? नहीं सर, नहीं। ओके, एक और क्वेश्चन था कि यस बैंक जैसे बैंक है, इसका फ्यूचर में कैसे देखते हो? सर, हम लोग बैंकिंग के साइड पे अवॉइड ही बोलेंगे इन सारे बैंक्स को, यस बैंक हो या पीएनबी हो। और क्योंकि जब तक हमें ओवरऑल मैनेजमेंट पे कॉन्फिडेंस नहीं है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्लियरेंस नहीं है, हम उन स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहेंगे। ओके 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 ओके। एंड पहले जो लिस्ट आता था गुड ट्रेडिंग स्टॉक्स में, उसमें सूर्य रोशनी नाम के एक शेयर आता था। सर, अभी भी है। मैं वापस ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज में मंडे को लूंगा। सूर्य रोशनी के बारे में भी मैं आपको एक ओवरऑल समझाऊंगा, क्योंकि अभी भी वो स्टॉक हमारे कवरेज में है। हमारा टारगेट इसके ऊपर अभी भी पॉजिटिव है, उसमें अभी भी चीजें जिस तरीके से है वो बरकरार थी। हाँ, बीच में थोड़ा सा मैनेजमेंट का इश्यू हुआ था, उसके लिए स्टॉक प्राइस पे हमको एक इम्पैक्ट दिखा है। तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि काफी सारे सर ऑलरेडी क्यू में है क्वेश्चंस के लिए, तो मैं वो जो स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चंस है, मैंने पहले भी कहा कि मैं वो उसे बाद में आराम से आपके साथ डिस्कस करूंगा। ओके ओके सर, मेल कर दूं एक? हाँ चलेगा, मेल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, दैट विल बी फाइन। थैंक यू सर। या थैंक यू। विजय सोनी एडवोकेट, आपने चैट पे बार बार पूछा, आपको कुछ सवाल पूछने हैं, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। नमस्ते। हेलो। हाँ सर, सवाल पूछिए। हेलो जी, मैं आपसे ये
मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने स्टॉक स्पेसिफाइड के लिए एक स्पेशल आपने अलग से मंडे को बात करने को कहा है, दैट इज राइट। मैं अभी स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करूंगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे डीमेट होल्डिंग में आप देखिए कि जैसे कोटक महिंद्रा बैंक, ये मैंने सन 1990 से लिया हुआ है, मोर देन 32 इयर्स से ज्यादा हो गया है, लेकिन आज भी मेरे पोर्टफोलियो में और होल्डिंग जितनी इसमें दिखाता है डीमेट होल्डिंग में, उतनी मुझे पोर्टफोलियो में होल्डिंग नहीं दिखाता है। और उससे प्राइस का जो कैपिटल गेन का या अन्य जो इनकम टैक्स के इसमें तकलीफ आती है कि पुरानी होल्डिंग्स होने के कारण उसकी प्राइस के कारण, तो वो क्यों होता है और वो एक्चुअल क्वांटिटी क्यों नहीं दिखाता उसमें पोर्टफोलियो में? सर मैं वापस कहना चाहूंगा कि ये चीज जो है वो मैं नहीं देखता हूं, पर मैं टेक्निकल टीम को पूछूंगा। जब तक कि मुझे ध्यान है ना कि जो आप आईडीबीआई से परचेज करते हो वो आपके पोर्टफोलियो में दिखाता है, और जो आपकी ओवरऑल होल्डिंग है वो आपके डीमैट होल्डिंग अकाउंट में दिखाता है। इस वजह से ये हमेशा प्रॉब्लम बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, या दिक्कत होती है कि भाई मेरी एक जगह पे होल्डिंग 100 शेयर की दिखाती है, एक जगह पे 500 दिखाती है। 500 हो सकता है आपने प्रीवियसली परचेज की हो और वो ट्रांसफर की हो, वो आपको ओवरऑल होल्डिंग्स में दिखाती हो, पर आईडीबीआई की जब आप ऐप से ट्रेडिंग ऐप से देखते हो तो आपको सिर्फ 100 दिखाती है। यही दिक्कत आती है जब तक मैं समझ पा रहा हूँ तब तक। नहीं, आईडीबीआई के जो इसमें हम अपने कंप्यूटर में देखते हैं तो जब आप भी कंप्यूटर में ट्रेड करते हो वहां पे देखते हो ना, तो वहां पे आपको 100 ही दिखेगी, और जब आप पोर्टफोलियो में जाके देखोगे तो वहां पे आपको 500 दिखेगी। ये कारण क्यों होता है कि जो आपने आईडी नहीं, ऐसा नहीं है। वहां कंप्यूटर में भी डीमेट होल्डिंग बराबर दिखाती है, लेकिन जब पोर्टफोलियो हम चेक करते हैं तो पोर्टफोलियो में वो परचेज कम दिखाई देती है। जो आपने बिल्कुल सही कहा, एकता बिटिया से मेरी लगातार बात होती है, मैं उसको बहुत धन्यवाद दूंगा, बहुत अच्छा वो हमें कोऑपरेट करती है और बहुत सारी बातें उससे होती है। और ये दिक्कत ये आती है कि उसमें लेकिन पोर्टफोलियो में वो होल्डिंग प्रॉपर नहीं दिखाती। हाँ, डीमेट में बराबर दिखाती है जब हम इसमें देखते हैं अपने कंप्यूटर में, तब। मैं यही बोल रहा हूँ सर, जो पोर्टफोलियो का हम लोग का जो टैब है ना, वो ये बताता है कि आपने जब आईडीबीआई से जो परचेज किया है उसका परचेज रेट क्या है, उसका होल्डिंग क्या है, उसका रिटर्न क्या है, वो है। जो आपने पहले से परचेज की रहेगी और वो जो ट्रांसफर के थ्रू हमको आएगी वो सिर्फ आपको होल्डिंग्स में दिखेगी। तो इस वजह से ये एक ओवरऑल है। आप एकता से वापस बात कर लीजिए, वो आपको विस्तार से समझाएगी कि इन दोनों के चीज बीच में जो डिफरेंस क्यों आता है और ये ओवरऑल लॉजिक क्या है हमारे इसके पीछे। हाँ, वो बताई मेरे को मैंने, लेकिन चूंकि आज आपसे बात हो रही है तो लेकिन उसमें हम ये देखना चाहते हैं कि पोर्टफोलियो में भी उसमें आपका बहुत अच्छा दिखता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या था, हमारा उसमें आज की डेट में लॉस कितना दिखा रहा है, गेन कितनी दिखा रहा है, एवरेज प्राइस क्या दिखा रहा है, ये सारी चीजें पोर्टफोलियो में दिखती है, लेकिन उसमें वो होल्डिंग नहीं आती जो पुरानी हमारी है। देखिए, आपके यहाँ से हमने डीमेट करा के ओपन करवाए अकाउंट, बहुत सारे पुराने होल्डिंग। क्योंकि सर आप ये बात समझिए, जो सॉफ्टवेयर है उन्हें वो वही पिक करेगा जो आपने यहाँ से बाय की है। जो पुरानी ट्रांसफर करके आई हुई है वो पिक नहीं दिखाएंगे, आपको सीधा होल्डिंग में ही दिखाएगी, क्योंकि उसको नहीं पता कि वो आपने कौन सी प्राइस पे ली हुई है, कौन से टाइम पे ली है, वो लॉन्ग टर्म में है, शॉर्ट टर्म में। फिर वो पोर्टफोलियो में वापस रिटर्न के सब गड़बड़े हो जाती है, होल्डिंग की गड़बड़े हो जाती है, इसके लिए उन दोनों को सेपरेट रखा हुआ है। लेकिन इसमें हमें समझने में दिक्कत होती है। देखिए, आजकल टेक्निकली बहुत एडवांस हो गए हैं हम लोग और काफी अच्छा आप लोग कर रहे हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि हम ये पुरानी होल्डिंग्स को भी अपने पोर्टफोलियो में देखेंगे तो हमें ये कि हमारा इन्वेस्टमेंट आप ये पकड़ सकते हैं कि ये मान लीजिए मैं आपका पॉइंट समझ गया। आप ये बोल रहे हो कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट मुझे ये नहीं पता चलता कि मेरा पोर्टफोलियो में देखिए कि मेरा टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू 10 लाख रुपया है कि पीछे की जोड़ के 50 लाख रुपया है। बिल्कुल, मैं ये पॉइंट भी पुट अप कर दूंगा, अगर हो सकता है तो इसमें थोड़ा सा और फेरबदल करके इसे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि नहीं।
नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों की टीम IDBI यहाँ दुर्ग भिलाई में जब पहली बार खुली थी, तब हमने आज के 30 साल पहले अकाउंट खुलवाया, फिर उसके बाद डीमेट हुआ, और हम काफी अच्छा, आपका बैंक और आपके सारे नेटवर्क सभी लोग बहुत अच्छे हैं, इसलिए हम इस बैंक से लगातार पिछले 35 वर्षों से जुड़े हुए हैं। और ये भी होना चाहिए उसमें कि ये आना चाहिए, हमारी पोर्टफोलियो का वैल्यू टोटल उसमें दिखना चाहिए, बाकी सबका दिखता है। बाकी दूसरा ऑप्शन ये सर कर सकते हो, आप उस स्टॉक्स को मैन्युअली भी ऐड कर दोगे ना आप उस पोर्टफोलियो में, तो आप एक बार एकता से बात कर लीजिए, वो आपको बता देगी उन स्टॉक्स को जो आपने ट्रांसफर करे ना, उनको मैन्युअली कैसे पोर्टफोलियो में ऐड करना। तो आप डेट और टाइम डाल दोगे तो फिर वो बराबर दिखाएगा दोनों क्यूमुलेट करके। वो उतना मुझे नहीं आता, लेकिन धन्यवाद। उनको एकता बोल बिटिया दीजिए, बहुत एकता अच्छा, को, हाँ, एकता एकता आपको बहुत करवा अच्छा देगी। काम करती है, बहुत हेल्प करती है मेरी, और मैं बहुत भरोसा भी करता हूँ आप सब पर। ठीक है सर। थैंक यू। हाँ। और इसके अलावा सोमेन घोष, आप अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हो। हाँ हेलो सर। हाँ सर। हाँ सर, हम बता रहा है जो IDBI बैंक जो PMS है ना, वो उसके के सिक्योरिटी ज्यादा है इस वोलेटिलिटी मार्केट में, तो मैंने इन्वेस्ट करने के लिए पीएमएस के बारे में सर मैं आपको नहीं बता पाऊंगा सर, वो पीएमएस अलग ही डिपार्टमेंट हो जाता है। हम लोग रिसर्च से आते हैं और ब्रोकिंग डिपार्टमेंट से आते हैं, तो पीएमएस चीजें पूरी अलग हो जाती है, तो उसके बारे में मैं आपको कुछ भी नहीं बता पाऊंगा अभी के लिए। तो ये हो सकता है कि आप कैलकाटा से कर रहे हो, तो आप संदीप जी से एक बार कांटेक्ट कर लीजिए कि पीएमएस टीम से शायद आपको वो कनेक्ट करवा पाए। तो अच्छा, मैंने IDBI PMS का मैसेज आया था, तो इस वोलेटिलिटी मार्केट में तो PMS के तो फिक्स्ड इनकम हो जाएगा ना, तो वोलेटिलिटी मार्केट पे तो लॉस ज्यादा हो रहा है, वही बोल रहा हूँ ना सर, पीएमएस के टीम के साथ संदीप जी आपको कनेक्ट करवा देंगे। आप उनसे मंडे को एक बार कोऑर्डिनेट कर लीजिए, उनका नंबर स्क्रीन पर है आपके। तो क्योंकि क्या है कि पीएमएस के बारे में मैं कुछ भी बात करूंगा तो वो उचित नहीं होगा, क्योंकि वो जैसे कि आप मानोगे हम पूरा डिपार्टमेंट अलग है, वो पूरा संभालते लोग अलग है, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा वो ठीक नहीं होगा। अच्छा अच्छा, ओके सर। संदीप दुबे। हाँ, संदीप दुबे। हाँ, ओके, थैंक यू सर। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप कैलकाटा साइड से होंगे इसके लिए। हाँ, कलकत्ता से। हाँ। सर। सागर जी, आप अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हो। सागर जी, आप अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हो। अनिल कुमार जैन, आप अनम्यूट करके अपना सवाल पूछिए प्लीज। अनिल कुमार जैन जी, आपका सवाल पूछ सकते हो आप अनम्यूट करके, यदि कोई सवाल है तो। ठीक है, अभी मुझे लगता नहीं कि आगे कुछ सवाल है। यदि फिर भी किसी के सवाल रह गए हो तो आप हमें ईमेल पे भी पूछ सकते हो, यदि ये सेशन के बाद भी यदि आपको लगता है कि कोई सवाल है। अनिल कुमार जी, आप अनम्यूट किया है तो आप सवाल पूछ सकते हो अपना। तो मैं पूछ रहा था मार्केट की आगे स्ट्रेटजी क्या रहेगी, मार्केट कितना फॉल आउट है? मार्केट देखिए, हमें ओवरऑल काफी लंबे समय तक खराब लग रहा है। दिवाली तक हो सकता है कि ये ओवरऑल डाउन ट्रेंड चल सकता है, क्योंकि हम लोग ने काफी समय तक एक करेक्टिव मार्केट देखा नहीं है। 14 साल हो चुके हैं कि हमने एक बेयर फेस देखा नहीं है, तो वो भी होना जरूरी है, जिसके चलते हुए ओवरऑल जो वैल्यूएशन है वापस स्ट्रीमलाइन हो सके। तो इसके चलते हुए हमें लगता है कि आप ये मान लीजिए कि आने वाले 6 महीने तक ये एक ओवरऑल बेयर फेस मिनिमम चल सकता है। तो जो अभी पोर्टफोलियो में शेयर पड़े हैं अभी सेल कर सकते हैं क्या उसको पूरे? आप पोर्टफोलियो आप हमें मेल कर सकते हो retail.research@idbicapital.com, तो उस पे हम आपको पूरा पोर्टफोलियो आपका रिव्यू करके देंगे। राजकुमार खेमचंदानी जी, आपने चैट पे ये पूछा है
हाँ, which parameters and how देखिए स्टॉक का वैल्यूएशन आप 2-3 पैरामीटर से जज कर सकते हैं। एक तो वो जो करंट मार्केट प्राइस है और उसकी अर्निंग है, तो कितने पीई पे चल रहा है और उसके पीयर्स का पीई कितना है। जैसे क्षितिजा ने बताया था कि screener.in करके साइट है जिसपे आपको ये सारे डेटाज मिल जाएंगे, तो पीई पे जज कर सकते हो। दूसरा, ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कितना है, करंटली ईपीएस कितना है, उसमें ग्रोथ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसके अलावा यदि आप देख सकते हो कि कंपनी के पास डेट कितनी है और कैश कितना है, वो कितनी अपनी डेट सर्विस कर सकता है। इन सभी पैरामीटर्स को कंबाइन करके ओवरऑल वैल्यूएशन ली जाती है, तो वो आप देख सकते हो। और ओवरऑल ओआई का डेटा है या ओपन इंटरेस्ट का डेटा है, ओपन इंटरेस्ट का डेटा जो है वो इंटरप्रेट करना बहुत ही सिंपल है। यदि आपका ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है और प्राइस में मोमेंटम ऊपर की तरफ आता है, यानी कि आप मान लीजिए कि लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट हो रही है और आने वाले समय में ओवरऑल और अपमूव कंटिन्यू रह सकता है। और यदि आप देखो कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और प्राइस कम हो रहा है तो शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट हो रही है, तो ओवरऑल डाउन ट्रेंड और कंटिन्यू हो सकता है। तो ये दो एक सिंपल है ओपन इंटरेस्ट को जज करने के लिए। सो आई गेस इसके अलावा अनिल कुमार जी और कोई सवाल था आपका? सर मेरी जैसे सोनाकॉम, रिलायंस, डीमार्ट, ये जो पोर्टफोलियो में शेयर है मेरे, अभी पावर ग्रिड, ये बड़े बड़े शेयर है, क्वांटिटी में है, तो इनको क्या है अभी होल्ड करके रखूं या इनको एक बार निकाल के फिर आगे लिखते वापस हो? नहीं सर, आप एक काम कीजिए, आप मंडे को मेरे से कनेक्ट कर लीजिए। हम इंडिविजुअली, मैं आपको स्टॉक लेवल के साथ दे दूंगा कि कौन से लेवल्स तक आप उसको एवरेज कर सकते हो और कौन से लेवल्स हमें लगता है कि यहाँ से वो स्टॉक जा सकता है। और यदि वो स्टॉक ओवरऑल हमें लगता है कि वीक हो चुका है, तो हम आपको, मैं उसको हिसाब से आपको स्टॉक स्पेसिफिकली बता दूंगा कल। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है। सो दैट्स इट ऑल, आई गेस अभी और कोई सवाल नहीं है तो हम कंक्लूड करते हैं इस सेशन को। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन एंड हैव अ नाइस डे।